So my dear student, Engineering Services 2024 के rank 2, Mr. Harshit Pandey is here to guide you. Please welcome Mr. Harshit Pandey. Welcome Harshit and congratulations. God bless you. Very very congratulations. तो ये हैं हमारे रैंक 2 हर्षित पांडे और इन्होंने गेट में 13th रैंक गेट 2024 में रैंक 13 और ESC रैंक 2 2024 एंड बोथ इन द सिंगल अटेम्प्ट। इन्होंने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर से अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की है और इन्होंने इसी टाइम का बैच लिया हुआ था जिस टाइम का बैच आपने लिया हुआ है। तो और इस कम समय में इतने चैलेंजेस के साथ single attempt rank 2 and rank 13 in gate, not easy task. There must be very good and smart strategy. You guys should know कि वो strategy क्या रही होगी. So here is the hero to guide you. तो कैसे हो सब? कैसा लग रहा है दिल्ली में? आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाता है ना। लास्ट ईयर मेरे साथ भी हुआ था। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन की। तो बात करेंगे गेट की और ईएस की, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की। तो मैं ट्राई करूँगा कि जो मुझे माइंड में आए मैं बता दूँ पहले ही, पर किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट्स होते हैं तो पूछ लेना उसी समय या एंड ऑफ सेशन पे भी पूछ सकते हो। तो किससे स्टार्ट करूँ, ईएस से करूँ या गेट से करूँ? गेट से करूँ। तो जो मैंने सोचा है कि मैं हर सब्जेक्ट का एग्जैक्टली क्या करना है बता दूंगा, जो मैंने किया था वो बता दूंगा। उसके बाद किसी को एडिशनल कुछ पूछना है तो वो पूछ लेना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ तो बोल दो, टीचर थोड़ी हूँ मैं। ठीक है, चलो। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो पहले सॉइल बता देता हूँ, ठीक है? लिख के बताऊँ या बोल के चल जाएगा? लिख के बताऊँ ना? बोल के चल जाएगा? कंफर्म है? बोल के चल जाएगा? हाँ फिर तो ठीक है, कंफर्म कर लो भाई पहले। बोल के चल जाएगा ना? लिखूं? ठीक है, लिख देता हूं। तो देखो, सॉइल 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। पहला पार्ट तो सॉइल मैकेनिक्स है। अब मैं सॉइल मैकेनिक्स लिख रहा हूँ, 3 पार्ट लिख दे रहा हूँ खाली, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है जो सॉइल मैकेनिक्स है, दूसरा पार्ट है फाउंडेशन इंजीनियरिंग और तीसरा पार्ट है जो एक्स्ट्राज होते हैं। एक्स्ट्राज मतलब जियो ग्रिड्स, जियो टेक्सटाइल्स, ऐसे टॉपिक्स। सॉइल हो गया सबका? नहीं हुआ है? मतलब होगा तब समझ जाओगे, ठीक है? तो देखो, सॉइल मैकेनिक्स और जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है गेट के लिए, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक जो है वो ईएस में रेलेवेंस बनता है उसका, गेट के लिए उसका उतना रेलेवेंस है नहीं। तो जो प्रिपरेशन होती है उसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस है इन दोनों के लिए, और वो तीसरा बात तो जब ईएस की बात होगी तब बताऊंगा मैं कैसे करना है। जो इसके लिए है मेथड वो है कि सबसे पहले तुम क्लास अच्छे से अटेंड करोगे, नोट्स समझोगे, नोट्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझोगे। कंसोलिडेशन क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, और फुटिंग का सेटलमेंट कैसे हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट्स तुम बहुत अच्छे से समझोगे सबसे पहले। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू करने, स्टैंडर्ड प्रोसेस, वर्कबुक करनी है। मतलब मैं कुछ ऐसा एक्सेप्शनल बता नहीं दूंगा, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वही बताऊंगा। जितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू को देखो करने का एक तरीका है जो स्टैंडर्ड तरीका मुझे लगता है कि तुम्हें उसको 3 इटरेशंस में करना है। पहला इटरेशन तुम सारे क्वेश्चन करोगे, दूसरी बार तुम वो क्वेश्चन करोगे जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे, और तीसरे टाइम में तुम सिर्फ वो क्वेश्चन करोगे जो तुमसे सेकेंड टाइम पे भी नहीं हुए थे। जब तुमने 3 इटरेशंस कर लिए, धीरे बोलूँ या सही है? सही है ना? तो जब तुम तीसरा इटरेशन कर लोगे, जब तुमने ये एक बार प्रोसेस कर ली, उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू को पकड़ना है और साइड में रख देना है। फिर सीधे तुम उसको निकालोगे गेट से पहले, और सिर्फ वो क्वेश्चंस करोगे जो तुमसे थर्ड टाइम पे नहीं हुए थे। जो पहली बार में हो गए और दूसरी बार में हो गए, उनको अगर बहुत टाइम है तो देख सकते हो डेफिनेटली, पर टाइम कम है तो सिर्फ जो तीसरी बार में नहीं हुए थे उनको करना है, ठीक है? ठीक है? और यही सेम प्रोसेस तुमने फाउंडेशन के लिए भी करनी है, पीवाईक्यू की। अब पीवाईक्यू होने के बाद क्या काम होता है कि पीवाईक्यू और वर्कबुक भी, वर्कबुक में कहता हूँ यार एक बार कर लोगे बहुत है। मैंने पर्सनली वर्कबुक पे इतना फोकस किया नहीं था अपने टाइम पे,
क्योंकि क्वेश्चंस उस लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है एक्चुअली गेट में। और काफ़ी सारे तो वर्कबुक के क्वेश्चन गेट के पीवाईक्यू ही हैं, गेट या ईएस के पीवाईक्यू हैं, तो वो वैसे कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो तुम्हें करना है, तुम्हें उठानी है टेस्ट सीरीज और तुम्हें लगाने हैं टेस्ट। पर टेस्ट लगाने का जो तरीका है, वो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं पहले पूरा पढ़ूंगा फिर मैं टेस्ट लगाऊंगा, और जब मेरा कंप्लीट टॉपिक या सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट लगाऊंगा। पर इसमें एक फेटल फ्लॉ ये है कि तुम कितना ही पढ़ लोगे कंप्लीट कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो तुम्हें बस एक रीडिंग ले लेनी है और टेस्ट लिखने बैठ जाना है, ये एज्यूम करके कि चलो जितना होगा होगा, ठीक है। और टेस्ट में तुम्हें ये देखना है कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, और मेरी सिली मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, तो वो तुम्हें मानना है कि ये फालतू क्वेश्चन है, ये टेस्ट खाली बस टेस्ट की फील देने के लिए बनाया गया है, इसका रेलेवेंस एग्जाम में नहीं है। तो जो क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए था वो पता चल जाता है, खुद भी पता चल जाता है टेस्ट लिखने के बाद कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाना चाहिए था। तो सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। जो तुम्हें पता है ये मैंने कभी सुना ही नहीं है, या ये क्लास में कभी इसका जिक्र ही नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चंस को बाय बाय बोल लेना है, और अपना जो यूजुअल क्वेश्चन है उनको लिख लेना है कहाँ पर गलत हुआ। जो मैंने किया था वो मैंने किया था कि मैंने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की एक कॉपी बना ली थी मिस्टेक्स की। जैसे सॉइल की कॉपी है, उसमें मैंने लाइन से सारी सॉइल की ही मिस्टेक्स लिखी हुई थी। और यूजुअली मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि तुम डायमीटर की जगह रेडियस रख देते हो, या तुम आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ है तुम डेसिमल में रख देते हो। ऐसी मिस्टेक्स यूजुअली ऐसी ही होती है मिस्टेक्स, क्योंकि अगर तुमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो कॉन्सेप्चुअली एरर होना बहुत कम हो जाता है उसके बाद। और कॉन्सेप्चुअली एरर हो रहा है तो फिर तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है सब्जेक्ट को, वो तुम्हें नोट्स पढ़ के क्लास करके ऐसे आएगा। तो सॉइल के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस क्लियर है, क्या करना है एग्जैक्टली ये कर लोगे रैंक आ जाएगी। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इतना कर लोगे आ जाएगी रैंक। और टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि एक टेस्ट लगाना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट लगाना है। टू गिव यू अ फिगर, मैंने गेट से पहले 100 के अराउंड टेस्ट लिखे थे इस बार सारे मिला के। मैंने अक्टूबर में टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने राइट अप टिल फरवरी तक लगाए थे टेस्ट। तो सारे, मैं सॉइल का टेस्ट नहीं कह रहा हूँ, सारे मिला के फुल लेंथ मिला के मैथ एप्टी सब मिला के 100 के अराउंड टेस्ट लिखे थे मतलब मैंने। तो अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से जितने मैक्सिमम लिख सकते हो, कोई फिगर नहीं है उसका कि 4 लगाने 5 लगाने 50 लगाने, जितने तुम मैक्सिमम लगा सकते हो लगा लो, ठीक है। हाँ बोलो। तो दूसरा इन्वायरो करते हैं, कोई स्पेशल अलग सब्जेक्ट पहले करना होगा तो बता देना, ठीक है। या इसको भी बता दूं थर्ड वाले को, ईएस वाले को पहले ही एक ही साथ बता देता हूँ, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है ईएस रिलेवेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक वो टॉपिक होता है स्टार्टिंग में इंडेक्स प्रॉपर्टीज में होता है हाइड्रोमीटर मेथड, सुनोगे कभी सुनोगे पिपेट मेथड वगैरह ये सब होते हैं। या जियो, किसी के अगर सेकंड बार प्रिपरेशन हो रहा है उसको पता होगा इस बारे में, जियो टेक्सटाइल्स जियो ग्रिड ये सब वाला टॉपिक होता है। तो इसके लिए देखो, तो तुम या तो एक चीज़ कर सकते हो कि तुम बुक पकड़ लो, कोई बुक एज इन कोचिंग की बुक पकड़ लो। पर उसमें मैंने देखा कि यार डिटेल्ड बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, पर उतना चाहिए नहीं होता। ये सिर्फ ईएस की बात हो रही है, गेट के लिए ये वाले पार्ट पे देखना भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया अगर गेट में तो 95% ऑफ पीपल नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्ट का क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट वाला अगर तुम करके आओगे अच्छी बात है, नहीं करके आओगे तो भी रैंक तुम्हारी इतनी कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली लोग कर ही नहीं पाएंगे उसको। तो थर्ड पार्ट में यही करना है कि तुम्हें कोई, मैंने जो किया था, मैंने इस पार्ट के लिए एक बुक आती है बीसी पूर्णिया, सुना होगा सबने, कॉलेज में उसी से पढ़ते हैं सेमेस्टर के टाइम पे। बीसी पूर्णिया में लास्ट में एक पोर्शन है पूरा इन्वेस्टिगेशन वाला, उसको पकड़ लिया था। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 20-25 पेज का टोटल है, उसको कर लोगे तो वो कवर हो जाता है। मतलब मैंने पर्सनली ऐसे कवर किया था। हालांकि राम सर दे देते हैं उसका भी मटेरियल, तुम्हें देंगे राम सर। तो मैंने जस्ट बिकॉज कि मुझे थोड़ा एक एज चाहिए थी शायद, तो मैंने उसको बीसी पूर्णिया से भी कर लिया था। तो थर्ड पोर्शन वैसे करना है। थर्ड पोर्शन का टेस्ट वगैरह कुछ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ईएस पे ही रिलेवेंस रखता है, ठीक है। अब इन्वायरो की बात करते हैं, तो इसमें भी सेम वही है, 3 पार्ट में कर सकते हैं। लिखूँ 1 2 3 या चल जाएगा? चल जाएगा ना, ऐसा कुछ खास मैं लिख भी नहीं रहा हूँ वैसे भी। तो पहला पोर्शन जो है वो तुम्हारा रॉ वाटर इंजीनियरिंग है। इन्वायरमेंट हुआ है? नहीं हुआ है इन्वायरमेंट भी? चलो ठीक है। तो इन्वायरमेंट में तुम्हारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, वो भी रॉ वाटर इंजीनियरिंग होगा पहला, दूसरा वेस्ट वाटर होगा, तीसरा उसमें भी एक्स्ट्राज होगा। एक्स्ट्राज में तुम्हारा एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो उन दोनों में नहीं आए हैं बेसिकली, ठीक है। सेम प्रोसेस उसमें भी है, कॉन्सेप्ट समझना है, पीवाईक्यू करने,
3 स्टेप प्रोसेस है, एक बार करे, दूसरी बार जो पहली बार में नहीं बने वो करे, तीसरी बार में जो दूसरी बार में भी नहीं बने थे वो करे। ठीक है, पीवाईक्यू हो गए, पीवाईक्यू साइड कर दिया। उसके बाद हमने सेम वही किया, टेस्ट लगाए, अपनी गलतियाँ लिखी और अपनी गलतियों पे काम किया। फिर गेट से इमीडिएटली पहले हमने एक बार पीवाईक्यू पकड़े और सिर्फ वो वाले करे जो तीसरी बार में नहीं बने थे। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो थर्ड पोर्शन है वो तुम्हें सर बहुत अच्छे से करा देंगे। उसके लिए तुम्हें इनफैक्ट सर उससे भी बहुत ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, जो मतलब मुझे तो लगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो थर्ड पोर्शन तुम्हारा सर खुद ही कवर करवा देंगे, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सब्जेक्ट क्या बताऊँ, इसमें और कुछ किसी को कुछ स्पेशली पूछना हो किसी चीज़ के बारे में तो खुद पूछ लेना, ठीक है, जो मैं मिस कर रहा हूँ। या किसी को कोई और डाउट हो, प्रिपरेशन, मोटिवेशन वगैरह कुछ भी डाउट हो तो खुद पूछ लेना, ठीक है। तो थर्ड क्या बताऊँ सब्जेक्ट, हाईवे बताऊँ। देखो हाईवे में तो यार मैं मानता हूँ ना, जो आशीष सर पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें इतना क्लियरली पढ़ा देंगे चीज़ों को कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअली कभी कोई एरर नहीं आएगा। तो हाईवे में तुम्हें ब्लाइंडली जो आशीष सर पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हाईवे में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं ना क्वेश्चंस के, थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे। अगर तुम फार्मूला बेस्ड जाओगे हाईवे में तो तुम्हारी एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तुम्हें सबसे पहले डेरिवेशन समझना है। डेरिवेशन समझने के बाद तुम्हें उस फॉर्मूले को यूज़ तो करना है, पर ये माइंड में रखना है कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किन कंडीशंस के अंडर हुआ था। और अगर क्वेश्चन में कंडीशन चेंज हो गई तो तुम्हें स्टार्टिंग पूरे डेरिवेशन से ही जाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा, यूजुअली तुम्हारे 95-98% क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले से हो जाएंगे। पर वही है कि जब तुम वो लास्ट के 2% क्वेश्चन भी करके जाओगे तब शायद तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आ पाएगी। तो हाईवे में तुम्हें क्या करना है, आशीष सर जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से फॉलो करना है, उनके नोट्स को बिल्कुल याद कर लेना है, जो जो भी है सारे फॉर्मूले याद कर लेना है। और हाईवे में यार देखो कुछ पोर्शन है ना जो गेट में रेलेवेंस कम रखता है, कंपैरेटिवली कम रखता है। जैसे एक हाईवे हो गया, चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा, ट्रैवर्स तक पहुँचा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग तक पहुँचा है। वही मैं कहूँ, ट्रैवर्स तो यार सर्वे में होता है। तो वो हो गया। स्ट्रेसेस इन पेमेंट वाला नहीं हुआ है। तो स्ट्रेसेस इन पेमेंट वाला जो पार्ट है ना, उसमें कुछ बहुत लंबे लेंदी फॉर्मूले हैं, तो उनको तुम गेट के लिए अगर नहीं भी प्रिपेयर करोगे तो चल जाएगा। क्योंकि देखो एज पर माई एक्सपीरियंस उतने लेंदी फॉर्मूले आते थे 2010 से पहले। 2010 के बाद के तुम क्वेश्चन देखोगे तो उतने लेंदी फॉर्मूले आ नहीं रहे। एक बार मतलब तुम पीवाईक्यू कर लोगे ना, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि किस चीज़ का रेलेवेंस कितना है पेपर में। एक पैटर्न दिख जाता है कि इतने लेंदी फॉर्मूले नहीं आ रहे, इतना फैक्चुअल डेटा अब नहीं आ रहा, पहले आता था। तो ये तुम कर लोगे। हाईवे में वही डिवीज़न है, स्टार्टिंग में मैंने जो डिवाइड किया था वो था कि एक तो तुम्हारा ज्योमेट्री डिज़ाइन, ज्योमेट्री डिज़ाइन के बाद तुम्हारा फिर वो वाला पोर्शन रखा था मैंने, पेमेंट डिज़ाइन वाला, जिसमें तुम रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करते हो। थर्ड पोर्शन उसका ट्रैफिक ही होता है, इतने में वो ख़त्म हो जाता है। तो तीनों पोर्शन के लिए उसमें तो ऑलमोस्ट सेम ही बात है, कुछ ऐसा अलग नहीं है कि इसको यहाँ से करो उसको वहाँ से करो। आशीष सर पूरा कवर करवा देंगे, उसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद उतना फॉलो कर लोगे तो। अगला क्या बताऊँ, सोम बता देता हूँ पहले। देखो सोम में जो है ना, ऋषि सर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली सब समझा देंगे, पर तुम्हें थोड़े अपने हिसाब से उनके नोट्स को शॉर्टन करना पड़ेगा। शॉर्टन मतलब जितना एज पर माई एक्सपीरियंस, देखो उनके नोट्स होते बहुत डिटेल्ड हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर उनको रिवाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आती है आती है आती है। तो देखो उनके नोट्स को तुम्हें थोड़ा ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें उसको रिवाइज करने में थोड़ी ईजी हो जाए। और उसको तुम कन्वर्ट कैसे करोगे, पीवाईक्यू कर लेना एक बार। जैसे उन्होंने पढ़ लिया, पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू करके तुम्हें पता चल गया कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं गेट के लिए और कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं गेट के लिए। जैसे स्ट्रेस में तुम्हें पता है कि कुछ बहुत हाई फाई जैसे वो होता है, इम्पैक्ट फैक्टर होता है, पढ़ाया होगा, स्ट्रेन एनर्जी को इक्वेट करते हैं, फिर वो एक फार्मूला आता है सिग्मा इज इक्वल टू बहुत लंबा सा। तो तुम्हें पता है ये फार्मूला लास्ट शायद 12-13-14 साल में कभी पूछा नहीं है इससे। तो तुम उसको अगर याद नहीं भी कर पाए, देखो आइडियली तो तुम्हें याद करना चाहिए, पर तुम नहीं भी कर पाए तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें सोचना है कि क्या अगर 14 साल में नहीं पूछा है तो अगर 15वें साल पूछ भी लिया तो शायद कोई एक इंसान 2 साल, 2 इंसान, 3 इंसान याद कर पाएंगे, और तुम्हें शायद टॉप 3 की जगह टॉप 4 भी आ गई तो इतना कोई तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। अगर 4th रैंक भी आई तो क्या दिक्कत है, राइट। तो ऐसे तुम्हें सोम का बनाना पड़ेगा।
जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है सोम के लिए वो है कि तुम कॉन्सेप्ट समझोगे, तुम पीवाईक्यू करोगे, तुम क्लास के क्वेश्चंस देखो। क्लास के क्वेश्चन अच्छी बात है ना एक बार कि अगर तुम क्लास के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा कवर बहुत अच्छे से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि ऋषि सर बहुत खतरनाक क्वेश्चंस करवाते हैं, देखा होगा तुमने, बहुत इधर से उधर से स्ट्रेस वेस आ रहे होते हैं, बिल्कुल ही एलिमेंट काट रहे होते हैं, वो बहुत माहौल बन रहा होता है, राइट। तो वो फॉलो कर लोगे तो तुम्हें ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझना। उसके बाद सेम प्रोसेस है वही कि पीवाईक्यू करे, 3 स्टेप प्रोसेस में करा उसको भी, फिर टेस्ट लगाए और अपनी गलतियाँ नोट करी, ठीक है। और कुछ स्पेशली पूछना होगा इस चीज़ को, इस टॉपिक को कैसे करूँ, कोई किसी का टॉपिक वीक होगा, जैसे किसी का शेयर स्ट्रेस वीक होगा, इस टाइप का कुछ होगा तो खुद पूछ लेना, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पे जाऊँगा तो शाम हो जाएगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन, देखो डिफ्लेक्शन के लिए जो प्रोसेस है ना, डिफ्लेक्शन मेरा बहुत वीक था जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो डिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले तुम्हें डेरिवेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का, जैसे होता है ना वो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है EI d² y/dx² -m होता है। अब वो कोई m लिखता है, कोई -m लिखता है, उसका क्या रेलेवेंस है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये पता कैसे चलेगा, जब तुम डेरिवेशन क्लियरली देखोगे कि ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, या माइनस नहीं आ रहा है तो m क्यों आ रहा है यहाँ पे। वो बेसिकली कन्वेंशन होते हैं अपने अपने, कोई माइनस में लिखता है कोई प्लस में लिखता है, उसका फर्क नहीं पड़ता। पर सेंस ये है कि तुम्हें डेरिवेशन बहुत क्लियर होना चाहिए डिफ्लेक्शन समझने के लिए सबसे पहले। उसके बाद डिफ्लेक्शन का ऐसा है कि अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारा ओवर टाइम वो इम्प्रूव होता रहेगा। डिफ्लेक्शन ऐसा टॉपिक है वो शायद किसी का भी पहली बार में स्ट्रांग नहीं होता है, डिफ्लेक्शन टाइम मांगता है। जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट ही पूरा ऐसा है कि वो तुम्हारे टाइम के साथ ही स्ट्रांग होगा। फर्स्ट बार तुम करोगे तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी कि क्या चल रहा है करके, ठीक है। और कुछ सॉम पे है, कुछ सॉम पे और कुछ बताओ, अगला क्या बताऊं, RCC मैथ्स बताऊं। यार मैथ्स का तो सिंपल है भाई, मैथ में तो तुम्हें क्वेश्चंस ही करने हैं, बाकी मैथ में ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैथ में तो यार कुछ और है ही नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है नहीं कि तुम समझ लोगे बहुत कुछ हो जाएगा, राइट। मैथ तो क्वेश्चन ही है, वो क्वेश्चन करके ही बनेगी, उसमें कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। जितने तुम क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन कर लोगे उतना कवर हो जाएगा। बाकी तुम एक काम कर सकते हो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कि दूसरे ब्रांचेस के क्वेश्चन भी कर सकते हो। जो एक मेडिजी की बुक आती है वो ग्रीन कलर की, उसमें हर ब्रांच के क्वेश्चन होते हैं, तो तुम और ब्रांचेस के क्वेश्चन भी कर सकते हो समझने के लिए। पर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन मत करना, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन वो हमारे लिए रेलेवेंस नहीं रखते हैं, वो अलग ही फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह चल रहा होता है। गेट की बात कर रहा हूँ मैं, ES के लिए अगर डेडिकेटेडली कर रहे हो फिर तो इलेक्ट्रिकल की मैथ भी पढ़नी पड़ती है पूरी, जो मैंने नहीं पढ़ी थी और मेरे मार्क्स कट गए उसमें। तो मैथ के लिए सिंपल यही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा वो स्ट्रांग हो जाएगी। मैथ में ऐसे कोई बहुत अलग इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो का कुछ है नहीं, स्ट्रैटेजी ऐसी है नहीं। अब सर्वे, देखो सर्वे का भी अच्छी बात है कि आशीष सर पढ़ाते हैं। आशीष सर बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कर देंगे क्या करना है, कहाँ से करना है। और सर्वे का एक इंसिडेंस बताता हूँ तुम्हें। मैं 3 साल से पढ़ रहा था पहले से, कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में भी ठीक ठाक मार्क्स लाए मेरे। तो उसमें जो वो नहीं होता कर्व की इनिशियल एंड पॉइंट की चेंजेस निकालते हैं, वो मुझे कभी समझ नहीं आया कैसे होता है। तो वो क्लास में सर ने एक बार बताया था, मुझे बिल्कुल समझ आ गया था कैसे होता है करके। जो चेन लेंथ, जो फर्स्ट चेन लेंथ निकलती है और लास्ट चेन लेंथ निकलती है, तो वो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आशीष सर बहुत क्लियरली बता देंगे तुम्हें। अपने अपने डोमेन में आशीष सर गॉड है, मतलब वो सब बता देंगे तुम्हें। सर्वेइंग और प्रोसेस जो है क्लास के बाद की, वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में सेम रहेगी कि तुम्हें 3 स्टेप में PYQ करने। एक बार वो बता दिया मैंने कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, टेस्ट पे गए, टेस्ट लगाए, जो चीज़ तुम्हारे नोट्स में नहीं है उसको रिलेवेंट मान लिया और आगे बढ़ गए। जो नोट्स में है और गलती हो रही है तो उस पर देखा। देखो उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है, गलती ढूंढने का। अब तुम्हारी मिस्टेक हुई तो मिस्टेक तुम्हारी किन रीज़न से हो सकती है। पहला रीज़न है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो सॉल्यूशन क्या होगा उसके कि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। दूसरा रीज़न होता है कि तुमने कोई सिली मिस्टेक कर दी, तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है कि तुम उसको लिख लोगे क्लियरली कि हाँ मैं रेडियस की जगह डायमीटर लिख लेता हूँ। वो जितना सिली लग रहा है अभी सुनने में कि तुम हर चीज़ को लिखते रहोगे, पर एक्चुअल बात यही है कि उसको लिखोगे तभी याद रहेगा। और उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ रहा था यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है यहीं पर लिख दिया ना भाई, अलग कॉपी बनाओ, उसको रिवाइज करो कि मैं ये करता हूँ, तभी वो तुम्हारा मेन पेपर में रेप्लिकेट नहीं होगा। और तीसरी मिस्टेक हो सकती है तुम कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। कैलकुलेशन एरर करने के लिए यार देखो, जो मेरा तरीका था, मैं जो करता था कि मैं हर चीज़ को ऐसे लिखता था जैसे मैं कॉलेज का एग्जाम लिख रहा हूँ और मुझे प्रोफेसर को प्रेजेंट करना है इस आंसर को। तो कॉलेज में कैसे लिखते थे, गिवन लिखते थे पहले, फिर उसके डेटा लिखते थे,
फिर इक्वेशन लिखते थे, फॉर्मूला पूरा लिखते थे, फॉर्मूले में वैल्यूज रखते थे, फिर आंसर निकालते थे, आंसर की यूनिट लिखते थे, वैसे करते थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये भी सॉल्व करना होता था ना, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो मैं x इज इक्वल्स टू 5 नहीं लिखता था, मैं लिखता था x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। एक्यूरेसी ऐसे आती, मतलब मेरे लिए पर्सनली ऐसे आई। अब तुम्हारे लिए शायद किसी की मैथ बहुत स्ट्रांग होगी या कैलकुलेशन एरर नहीं होते होंगे तो उसका हो जाता होगा, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना बेसिक भी अगर तुम लिख दोगे ना, तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। और अगला क्या बताऊँ, स्टील बताऊँ गेट के लिए। देखो स्टील में चैप्टर्स बता देता हूँ गेट के लिए क्या रेलेवेंट है। स्टार्टिंग के कनेक्शन रेलेवेंट है, उसके बाद प्लास्टिक एनालिसिस रेलेवेंट है, बीम डिज़ाइन रेलेवेंट है। बीम डिज़ाइन मतलब सिर्फ बीम, ठीक है, प्लेटेड बीम्स और गर्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बीम डिज़ाइन मतलब स्टील पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया है ना। तो जो चेक्स होते हैं ना, वो कॉल बकलिंग का चेक होता है, क्रिपलिंग का चेक होता है, वहीं तक की बातें रेलेवेंट है। आगे जो गर्डर चल रहा होता है, प्लेट गर्डर, गेंट्री गर्डर, इंडस्ट्रियल रूफ, ये सब कुछ गेट में आज तक नहीं पूछा गया। तो मतलब पूछा गया था 2010 से पहले पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाता है, तो उसको तुम स्किप भी कर सकते हो। अगर देखो पहले बता दे रहा हूँ, आइडियली सब पढ़ के जाना है, अगर टाइम कम है तब स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें टाइम बहुत है, सब पढ़ा हुआ है, इसको स्किप मार दो ना। अगर टाइम नहीं है तभी स्किप करना है, अगर टाइम है तो उसको पूरा करके जाओ, आइडियली सब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन गलती से आ गया 15 साल बाद और तुमने कर दिया, तो तुम्हारे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए, तो 2 मार्क्स तुम्हें बहुत अच्छा जम दे सकते हैं रैंक में, ठीक है। तो टाइम कम है तभी स्किप मारना। और स्टील में भी यार देखो वो स्टेप, वो प्रोसेस तो सेम है हर सब्जेक्ट की, पीवाईक्यू करने की 3 स्टेप प्रोसेस है, उसके बाद की प्रोसेस भी सेम है, टेस्ट में जाना है। बस स्टील में देखो जब तुम टेस्ट लगाओगे ना, तुम्हें इररिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि स्टील में अगर तुम रेलेवेंट क्वेश्चंस देखोगे तो तुम 4-5 पेज में उनको सम अप कर सकते हो। कनेक्शन के क्या ही क्वेश्चन बन जाएंगे, बोल्ट इधर का उधर कर देंगे, उधर का उधर कर देंगे। अब बोल्ट टेढ़ा कर दिया तो वो रिलेवेंट हो गया, क्योंकि उसका एनालिसिस अलग तरीके से होता है जो हमारे स्कोप में नहीं है। तो स्टील में तुम्हें इररिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और इररिलेवेंट को पहचानने का तरीका है कि तुम देखोगे क्या ये मेरे नोट्स में है, अगर नोट्स में है तो रेलेवेंट है, नोट्स में नहीं है तो इररिलेवेंट है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है और आगे बढ़ जाना है। अभी टेस्ट लिखते समय एक चीज़ ये भी होगी कि कुछ बंदे होंगे जो बहुत साल से लिख रहे हैं टेस्ट, बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, या उनको क्वेश्चन ही याद हो चुके हैं, तो वो तो कर ले जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि मेरी रैंक आ रही है 110 आ रही है, मेरी रैंक 50, 60, 70, 100 लोग टेस्ट लिख रहे हैं, मैं 90 आ रहा हूँ। ये सब नहीं सोचना है टेस्ट में, अपने आप को कंपेयर किसी से नहीं करना है। बस ये देखना है कि अगर वो चीज़ मुझे आनी चाहिए थी, मेरे नोट्स में है, और वो मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तब दिक्कत है। नोट्स में नहीं है, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कर रहा होगा कोई इंसान, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेन पेपर में वो आएगा नहीं, क्या कर लेगा वो टेढ़े बोल्ट का एनालिसिस करके, जब मेन पेपर में आना ही नहीं है तो, राइट। स्टील के लिए बस स्टिक टू दीज सम 4-5 चैप्टर्स एंड दैट वुड बी इनफ। अगला बताओ, फ्लूइड। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में ना प्रैक्टिस का गेम है यार, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो गेट है ना वो खेलता बहुत अच्छे से, खेलता है। इन देखो जैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ना, अब वो तुम्हें ये इस प्लेट पे निकालने का दे देगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इस पे निकालो बोलेगा, ठीक है, ये फ्लूइड लेवल है, इस पे निकालो बोलेगा, इस पे निकाल लोगे, वेल गुड। वो करते क्या कि वो यहाँ पर एक फ्लूइड चेंज कर देंगे, ये G1 कर देंगे, ये G2 कर देंगे। अब तुम सोचोगे इसमें क्या करूँ, ठीक है, पर यही कह रहा हूँ मैं कि उसमें प्रैक्टिस का बहुत, जितने टाइप के क्वेश्चंस तुम कर लोगे ना, फ्लूइड में ये मत सोचना कि ये मेरे नोट्स में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं है। वैसे तो नोट्स में होता ही है, ये क्वेश्चन भी सर करा ही देते हैं, पर पीवाईक्यू में तुम्हें मिल जाएगा कि चांसेस कम है। तो फ्लूइड में ये मत सोचना कि ये मेरे नोट्स में है नहीं है, फ्लूइड में कॉन्सेप्ट देखना। अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट नोट्स में है तो हाइड्रोस्टैटिक पे जितने क्वेश्चन मिल सके कर लेना। कुछ भी फिगर आ रहा है, ये ऐसा कुछ ऐसा बना दिया उसने, ऐसा कर दिया, इस पे निकालो का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी तुम सीख के जाओगे, इस पे कैसे निकालना है, इसको कैसे अलग करूंगा। ये तो मैंने बहुत हाई फाई बना दिया, इतना भी नहीं आएगा, पर वैसे कह रहा हूँ कि जो अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना फ्लूइड में, तुम्हें वो भी देखना है। और फ्लूइड में गेट के लिए जो चैप्टर्स, देखो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है ना, जैसे वो है डायमेंशनल एनालिसिस है, अब वो कहाँ गेट में आएगा यार कि पाई थ्योरम से सॉल्व करो, वो डायमेंशनल फैक्टर्स बनाओ, इतना, क्योंकि वो कन्वेंशनल का क्वेश्चन होता है, बहुत लंबा 2 पेज में जाता है, वो गेट में नहीं आ सकता। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये एक वेरिएबल है, ये इन 4 पे डिपेंड करता है, कि बताओ कितने नंबर ऑफ डायमेंशनलेस फैक्टर्स बनेंगे,
तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं नंबर ऑफ डायमेंशनलेस फैक्टर्स कैसे निकालता हूँ। तो ये तुम अपना विवेक यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या गेट में पूछा जा सकता है। अब वो तुमसे प्रूफ तो करवा नहीं सकता कि वो बर्नौली थ्योरम डिराइव करो, नहीं करवा सकता, पर वो ये ज़रूर पूछ सकता है कि बर्नौली थ्योरम जो है इसमें हर टर्म एनर्जी पर यूनिट वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही पूछ सकता है वो, डिराइव नहीं करा सकता। या ये पूछ सकता है कि ये इसका डेरिवेशन किस इक्वेशन के बेसिस पे हुआ था, यूलर्स इक्वेशन पे हुआ था। यूलर्स इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, बर्नौली इक्वेशन क्या करती है, एनर्जी कंजर्वेशन। यूलर इक्वेशन जिस पे डिराइव हुआ था वो फोर्स कंजर्वेशन करती है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। डेरिवेशन ना याद नहीं होगा तो चलता है, कहाँ पूछ लेंगे गेट में डेरिवेशन, राइट, ईएस में पूछ सकते हैं। तो फ्लूइड के लिए तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट देखना है, इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, राइट। फ्लूइड का तो मैं बताता हूँ, जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था, सबसे पहला टेस्ट मैंने लाइफ में फ्लूइड का ही लिखा था, उसमें मेरे 2.5 नंबर आए थे 25 में से। और जब मैंने इस बार का अटेम्प्ट दे रहा था मैं अपना, फ्लूइड के जितने टेस्ट हैं मेरे डीजी के 2 साल के, मतलब पार्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ, सब में मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो वो 2.5 से वहाँ तक का जो सफ़र है वो सबका यही सफ़र होता है। मतलब मैंने कोई पहला ही टेस्ट लिखा तो मेरे 40 मार्क्स नहीं है, वो ओवर टाइम सीखा कि अच्छा ये मेरी गलती ऐसी है। और फ्लूइड में ये बहुत होगा, तुम्हें बहुत घुमाएगा फ्लूइड। वो पानी वानी ऐसा करते रहेंगे, पानी ऐसा कर दिया और रॉड ऐसी डाल दी, निकाल लो भाई, इस पे फ्लूइड, इस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, इस टाइप का बहुत गेम करेंगे वो लोग, क्योंकि यही घुमा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो कोई नया ला नहीं सकते। तो ये पूरा गेम है प्रैक्टिस का, ठीक है। और फ्लूइड में कुछ किसी को अलग से कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, पूछना है किसी को, वो मत करना, ठीक है, शर्माना मत। या किसी को बहुत बेसिक डाउट होगा तो वो भी पूछ लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे भी 2.5 नंबर आए हुए हैं पहले, राइट। तो अगला क्या बताऊं यार, इनको ना एक बार ये सब हो जाएगा ना उसके बाद बता दूंगा, ठीक है, जो जनरल हर चीज़ हर सब्जेक्ट वाले डाउट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन जी, गेट के लिए, ईएस के लिए, ईएस वाला गेट के बाद बताता हूँ, ठीक है। हाँ बताओ, गेट वाला बताओ। स्ट्रक्चर एनालिसिस, देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस में तुम्हें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो कैसे हो रही है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर तुम डेरिवेशन कर लोगे ना, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ना, तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है वो 5 स्टेप में होता है। तो अगर तुम्हें वो 5 स्टेप क्लियर हैं कि सबसे पहले हम दोनों एंड फिक्स करते हैं, फिर एक रिलीज करते हैं, एक फिक्स रहता है, ऐसे करके अगर तुम्हें सारे स्टेप्स याद हैं कि किन स्टेप्स में होता है, तो तुम्हारे लिए जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन क्या करता है कि वो ये स्टेप्स नहीं पूछता है, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ये स्ट्रक्चर बना देगा, यहाँ पर एक मोमेंट लगा देगा और यहाँ का तुमसे डिफ्लेक्शन पूछ लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा बस। तुमने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर मोमेंट लगा के इतनी मोमेंट कितनी आती है, तुमने डेरिवेशन में पढ़ा होगा। अब तुम्हें यहाँ की मोमेंट पता है, यहाँ की मोमेंट पता है, तो तुम यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालना कुछ बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। बस अगर तुम ये सोचोगे यार ये कैसे निकालूं, पर तुमने पढ़ा होगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के डेरिवेशन में, तुमने पढ़ा होगा कि यहाँ मैं 4 लगाऊंगा, यहाँ 2 आएगी, जो भी होगा, मतलब कैरी ओवर डाल के, राइट। तो स्ट्रक्चर में बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सीखने हैं सबसे पहले, और कॉन्सेप्ट सीखने का सेंस है कि तुम्हें डेरिवेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस, 3 स्टेप, पीवाईक्यू करे, 3 स्टेप में करे, टेस्ट लगाए और अपने टेस्ट की मिस्टेक्स नोट करी, सेम प्रोसेस है वो, हर सब्जेक्ट का सेम ही है। और स्ट्रक्चर में अगर मैं टॉपिक्स बताऊं तुम्हें, तो जो लास्ट का पार्ट है ना, मैट्रिक्स मेथड, वो तुम देखोगे कि गेट में उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है कुछ साल पहले, पर उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, पर अगर उसको तुम बिना मैट्रिक्स के करोगे तो आंसर आ जा रहा था, और आंसर ज़्यादा जल्दी आ जा रहा था। तो तुम्हें ये भी मतलब गेट में सोचना पड़ेगा कि इन्होंने लिख दिया, अब वो लिख देंगे कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना के लिख देंगे सॉल्व बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, उनको पता थोड़ी चलेगा तुमने आंसर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला या कैसे निकाला, राइट। तुमने तुक्का मार दिया, सही हो गया, उनको क्या पता चल रहा है, राइट। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर में कि तुम्हें किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर में यूजुअली देखो स्टार्टिंग का पार्ट जो होता है इनडिटर्मिनेसी वगैरह, और ट्रसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस का पूरा एनालिसिस। इनडिटर्मिनेट ट्रसेस नहीं पूछते हैं, शायद वो प्रीलिम्स की क्लास में पढ़ाते भी नहीं है इनडिटर्मिनेट ट्रस का एनालिसिस, मुझे तो नहीं याद है पढ़ाया था, मेंस में पढ़ाते हैं वो। तो लास्ट का पार्ट स्किप कर सकते, मैट्रिक्स मेथड भी नहीं पढ़ाते हैं शायद प्रीलिम्स की क्लास में, पढ़ाया है, चलो अच्छी बात है पढ़ाया तो स्ट्रक्चर ऐसे ही कवर होगा। देखो स्ट्रक्चर में भी ये सेम केस है कि तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैंने स्ट्रक्चर में इवन एसएससी जेई के क्वेश्चन भी करे हुए थे कि जस्ट प्रैक्टिस हो जाए करके,
तो वरना यूजुअली मैं करता नहीं था जेई वाले क्वेश्चन, पर स्ट्रक्चर में कर लिए थे क्योंकि उनका वही सीन है कि बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट को वो पूछते हैं, वो ऐसे ही वाले क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ मोमेंट इतनी है, यहाँ कितनी आएगी। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, स्ट्रक्चर में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि यहाँ फिक्स एंड है, यहाँ फिक्स एंड है, यहाँ फिक्स एंड है, यहाँ हिंज है, यहाँ मैंने मोमेंट लगा दी, अब बताओ यहाँ पे मोमेंट कितनी होगी, यहाँ पे मोमेंट कितनी होगी। करा है किसी ने ये क्वेश्चन? करा होगा ना। तो वही है कि तुम्हें पता होना चाहिए मोमेंट इधर पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, इधर से कैरी ओवर कैसे आएंगे, ये बेसिक सी चीज़ है, पर यही पूछते हैं वो लोग बहुत हाई फाई। इसको मैंने ईजी बना दिया, वो बहुत हाई फाई लैंग्वेज लिख देंगे कि इट इज़ अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये वो बता बनू के लैंग्वेज लिख देंगे बस वो, पर कॉन्सेप्ट इतना ही होगा कि इधर से इधर डिस्ट्रीब्यूट तो करना है बस, कुछ हाई फाई चीज़ तो इसमें है नहीं, राइट। तो स्ट्रक्चर में तुम्हें बहुत टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और बताओ आरसीसी में यार देखो, जो एम के सिंह सर पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा मेंस में भी नहीं आता सच में बता रहा हूँ, एम के सिंह सर सब्जेक्ट की फील दे देते हैं पूरा, जो वो पढ़ाते हैं ना कि क्रैकिंग मोमेंट होती है, अगर इधर एंड पे लिखूंगा तो अनक्रैक्ड सेक्शन है, और फिर अनक्रैक्ड सेक्शन का एनालिसिस अलग से होता है, वो सब उससे ज़्यादा मेंस में भी नहीं आता कभी। तो मतलब आरसीसी में तो तुम अपने नोट्स फॉलो कर लोगे और नोट्स पे कमांड बना लोगे, तो शायद तुम्हें उसको ईएस मेंस के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू में भी कोई वो अर्थक्वेक और से ऊपर नहीं जा रही होती है बात, वहीं खत्म हो जाती है बात, उससे ऊपर कभी नहीं जाती है। पर गेट के लिए पर्टिकुलरली आरसीसी में है स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग का जो चैप्टर है, मतलब देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो कम ही आती है, पढ़ के जाना अच्छी बात है, पर आती कम है, बहुत रेयरली आता है वो। और आरसीसी में जो आगे का पार्ट है ना, वो रिटेनिंग वॉल, पता ही होगा गेट का सिलेबस क्या है, रिटेनिंग वॉल वगैरह आता नहीं है। फुटिंग का आरसीसी में तुमसे डिज़ाइन वो करवा नहीं सकते गेट में, बस वो 2-4 डेटा दे देंगे, फॉर्मूला लगाना होगा, आंसर निकालना होगा, इतना ही पूछ लेंगे। या कोई उसमें चेक लग रहा होगा, जैसे वो उस पर बहुत खेलते हैं कि कॉलम के तुम्हें लोड दे दिए, डायमेंशन दे दिया, अब तुम्हें बोलेंगे कि रीइंफोर्समेंट निकालो, तुमने कैलकुलेट किया, रीइंफोर्समेंट आया तुम्हारा 12,000 mm², फॉर एग्जाम्पल, तुमने चेक नहीं लगाया उसमें मैक्सिमम की लिमिट कितनी होती है, मिनिमम की लिमिट कितनी होती है, मैक्सिमम की लिमिट में वो बाहर जा रहा था, तो तुम्हें जो लिमिट वाला आंसर है वो लिख के आना है। तो ऐसे में ज़्यादा खेलते हैं वो लिमिट्स वगैरह पे ज़्यादा खेलेंगे। क्वेश्चन तो कोई बहुत टफ नहीं आएगा, आरसीसी के क्वेश्चन देखना कोई बहुत, एक आरसीसी में यार प्री स्ट्रेस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं, तो तुम्हें प्री स्ट्रेस पे थोड़ी ठीक ठाक कमांड बनानी पड़ेगी। उसके लिए वही है कि पीवाईक्यू करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, 3 स्टेप में करो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नोट करो जो टफ आ रहे हैं, और इरेलेवेंट क्वेश्चंस को जाने दो आगे, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, स्पेसिफिकली इस चैप्टर का कैसे करना है, बीम कैसे करना है, कॉलम कैसे करना है, किसी को स्पेसिफिकली पूछना हो तो पूछ लेना, वरना इन जनरल ओवरव्यू में यही है बस कि तुम्हें देखना है कि कौन सी चीज़ें गेट के लिए रेलेवेंट है, वो तुम्हें दिखेगा पीवाईक्यू करके। उसके बाद तुम्हें बस जो रेलेवेंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ और पीवाईक्यू करो। और कुछ? हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, देखो इरिगेशन में यार गेट में ना कुछ खास ज़्यादा, देखो कि इरिगेशन में क्या पूछते हैं, वो वाटर डिमांड वाला चैप्टर पूछते हैं जिसमें वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, डेल्टा, क्रॉप यील्ड, ये सब वगैरह पूछते हैं वो एक चैप्टर वो है। उसके बाद एक डैम वाला चैप्टर है, उसके बाद थोड़ा वो थ्योरीज वाला है जिसमें थ्योरीज ऑफ सीपेज वाला, इरिगेशन में थ्योरी ऑफ सीपेज, और लास्ट में फिर वो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो इरिगेशन बहुत छोटा है गेट के लिए ना, कंपेयर टू ईएस इरिगेशन बहुत छोटा है, और इतना कुछ बहुत टफ आता भी नहीं है। टफ क्वेश्चन सिर्फ आता है स्टार्टिंग से, वहाँ से जहाँ पर डेल्टा ड्यूटी वाला चलता है ना, उसमें थोड़ा गेम करते हैं वो लोग। और वो देखो उसमें गेट में शायद 2008 या 9 के अराउंड एक क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने बहुत बार कर लिया तो मुझे क्वेश्चन भी याद है कि उसमें एक स्टेटमेंट है और उसके बाद दो क्वेश्चन हैं, ऐसा वाला कुछ। अगर तुम उस क्वेश्चन को समझ ले रहे हो ना, उससे ऊपर की बातें कभी नहीं जाती हैं। उस क्वेश्चन को समझ लो और वो तुम्हें समझ आ गया ना, उससे ऊपर का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, वो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। और ज़्यादा इरिगेशन में बाकी कुछ यार बहुत टफ तो आता नहीं है, डैम के क्वेश्चन भी आते हैं, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम सीधे कर दोगे। फॉर्मूला याद नहीं भी है तो यार देखो क्या है उसमें, ये डैम है, बेसिक उसमें पूछता है, वो एलिमेंट्री प्रोफाइल पे पूछता है, ये उल्टा बना दिया क्या मैंने पता नहीं, चलो जो भी है, मतलब यहाँ ओवरटर्निंग होगी, वो पूछेगा कि ओवरटर्निंग सेफ होने के लिए बेस वेट कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट के बाद तुम्हें मोमेंट बैलेंस कर देनी है, बस इतना सा है। फॉर्मूला याद नहीं भी है तो मतलब इरिगेशन में बहुत कुछ ऐसा गेम वो करते नहीं है। तो इरिगेशन तुम बेसिकली फॉर्मूले करके जाओगे, और वाटर डिमांड, वाटर सप्लाई वाला, वाटर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाओगे, तो तुम्हारा गेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईएस में तो फिर इरिगेशन बहुत बड़ा हो जाता है, पर गेट में इतना इनफ है।
और बताओ। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में देखो, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में ना बहुत सिमिलैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू गेट प्रिपरेशन, कि बहुत हाई फाई चीज़ें पूछ नहीं पाते हैं वो, एक्सेप्ट कुछ चैप्टर। हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। शायद गेट के जो सबसे टफ क्वेश्चन बनते हैं वो हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ से ही बनते हैं। वो पूरा ग्राफ बना देते हैं और इंटेंसिटी दे देते हैं, वो एक लाइन बना देंगे 5 इंडेक्स की, वो पूछेंगे फिर अब निकालो प्रेसिपिटेशन जो भी है निकालो, रन ऑफ निकालो। तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है कि तुम्हें पहले समझना है कैसे कर रहे हैं, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत। वो क्वेश्चन तो मुझसे शायद अभी भी मैं सॉल्व करूँगा तो गलत ही सॉल्व होगा, तो मतलब वो काफ़ी मतलब वैसा क्वेश्चन होता है दिमाग ख़राब करने वाला। और वही सेम है यार, कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनका रेलेवेंस है, हाइड्रोग्राफ है जैसे, और हाइड्रोलॉजी में लास्ट का जो है मतलब बेसिक चीज़ें पूछते हैं। फ्लड राउटिंग वगैरह में मस्किंगम मेथड का भी इतना ही पूछते हैं वो, कि किस चीज़ पे बेस्ड है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे है कि मोमेंटम पे बेस्ड है, कुछ बहुत डीप जाते नहीं है उसमें वो। तो पीवाईक्यू करोगे ना एक बार समझ आ जाएगा कि कितना डीप में जाना है किसी भी चीज़ में। पीवाईक्यू करोगे हाइड्रोलॉजी इरिगेशन बहुत ईजी हो जाएगा। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग हाइड्रोलॉजी इरिगेशन? बीएमसी गेट के लिए सीमेंट और कंक्रीट पढ़ लो, हो गया, बीएमसी कवर हो गया गेट के लिए। मतलब पढ़ाने को सर बहुत कुछ पढ़ाएंगे, वो ईएस में रेलेवेंट होगा। सीमेंट कंक्रीट से आगे बात जाएगी नहीं, और चली भी गई तो किसी से सॉल्व होगा नहीं। स्टोन पूछ देंगे, कोई रैंडम सा स्टोन पूछ देंगे, क्वार्टजाइट में कौन सा मिनरल होता है, किसको पता है भाई कौन सा मिनरल होता है, राइट? सीमेंट कंक्रीट पढ़ लोगे इनफ है भाई वो गेट के लिए, बस उसमें गलती नहीं करके आ रही है। अगर वो तुमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सीमेंट का वो होता है, 4 बॉक्स कंपाउंड में से इनमें से कौन सा नहीं है, तुम उसको गलत करके आ रहे हो, तब तुम्हारी रैंक पीछे जाएगी ना। क्वार्टजाइट के मिनरल से तो तुम्हारी रैंक को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आएगा। 100 मार्क्स पे थोड़ी टॉपर बन रहा है, टॉपर तो 85 के अराउंड ही था इस बार, या उससे पहले तो 82 पे था 2023 पे, राइट? और बहुत इजी पेपर आ गया तो भी 100 तो कभी नहीं गया। तो बीएमसी में सीमेंट और कंक्रीट कर लो, और उसके बाद की प्रोसेस सेम है हर सब्जेक्ट की। पीवाईक्यू करे, 3 बार करे, टेस्ट लगाए। और बीएमसी के टेस्ट में हालांकि एक चीज़ बहुत वो है कि उसमें भी तुम्हें बहुत इरेलेवेंट चीज़ें मिलेंगी टेस्ट में, वही सेम करना। अगर नोट्स में नहीं है तो ये चीज़ बेकार है, आगे बढ़ जाओ। और नोट्स में है तो वो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, अगर नोट्स में है तो तुम्हें आना चाहिए। और सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूँ मैं, उससे आगे का अगर नहीं भी करोगे गेट के लिए चल जाएगा। अगला एप्टीट्यूड। देखो जो मैंने किया था ना एप्टीट्यूड के लिए, मैंने सर के नोट्स फॉलो किए थे, आशुतोष सर के, और उसके बाद मैंने जो वर्कबुक को क्लास में ही करवा देते हैं वो किया था, और मैंने सारी ब्रांचेस के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और उसके बाद मैं एप्टीट्यूड में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था, तो मेरे 15 में से 9 मार्क्स आए थे गेट में एप्टीट्यूड में। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, बट मैं ये कह रहा हूँ उसको स्किप करने की कोशिश मत करना पेपर में। बाकी एप्टीट्यूड इतना कर लोगे ना कवर हो जाएगा, बस इतने में तुम्हारी कमांड ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कर लिए बस पर अब टेस्ट में कर रहे हो तो नहीं हो पा रहे हैं, इतने में कमांड तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। और कुछ टॉपिक्स में कहूँगा ना एप्टीट्यूड और मैथ में भी पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि ये मुझसे नहीं बनते, मैं कुछ भी करूँ ये मुझसे नहीं बनते। जैसे एक होता है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने 11th-12th में नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने आईटी की प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो मैंने 11th-12th में नहीं पढ़ा है। और अब वो क्वेश्चन आते हैं तो मैं सीधे स्किप मार देता हूँ। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और केसेस बन रहे हैं तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, मुझे पहले से पता है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस बार भी हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो मैंने देखा और मैं आगे बढ़ गया, मैंने ट्राई भी नहीं मारा उसमें। तो ऐसे चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेना। सेम ऐसे एप्टी में भी होता है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, जैसे वो कार्ड्स, एक क्वेश्चन होता है जिसमें कार्ड्स के बहुत सारे केस बन रहे होते हैं, वो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही होता है। तो पहले ही सोच लेना कि ये मुझसे नहीं होता है, और एक क्वेश्चन नहीं भी करूँगा तो मेरी रैंक में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगला बताओ, सीपीएम। भाई सीपीएम तो 100 पेज का तो सब्जेक्ट है यार वो, राइट? 100 पेज भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ। तो सीपीएम में यार देखो, क्लास के जो क्वेश्चंस हैं ना, क्लास में जो करवा रहे हैं बेसिक चीज़ें जो भी चल रहा है, क्रिटिकल पाथ निकालो वगैरह वगैरह, उतना भी कर लोगे तो उससे आगे बात नहीं जाती है। अभी सीपीएम में एक वो होता है, उसके बाद का पार्ट होता है ना, क्रैशिंग वगैरह वाला पार्ट होता है। क्रैशिंग, रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथनिंग, जो लास्ट का पार्ट है वो नहीं पूछ सकते वो लोग गेट में, पूछते हैं पर वो लोग गेट में, वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है? ये कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ने के लिए है? जब तुम टेस्ट लगाओगे, जब तुम टेस्ट लगाओगे और तुम सोचोगे यार अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं करता
तो मेरे 15 मिनट बच जाते और शायद मैं उनमें और 4 क्वेश्चन कर लेता, क्योंकि मार्क्स सबके सेम है, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, चाहे वो तुम 10 सेकंड में कर रहे हो या 15 मिनट में कर रहे हो, राइट। तो CPM में यही करना कि जो पढ़ा रहे हैं उसको कर लेना, क्रैशिंग से आगे वाला पार्ट छोड़ देना। अगर टाइम नहीं है तो, टाइम है तो पूरा करके जाओ, ठीक है। CPM हो गया। और बताओ रेलवे। यार रेलवे में देखो एक स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ तक कैंड एफिशिएंसी वाला पार्ट चल रहा होता है। स्टार्टिंग में सर बेसिक्स पढ़ाते हैं बहुत कुछ कि रेल टाइप्स क्या होते हैं, बुल हेडेड रेल है, जो भी है, बहुत टाइप्स की रेल्स होती हैं, वो सब के आने के चांसेस कम है गेट में। गेट में अगर तुम PYQ भी देखोगे तो वो कैंड एफिशिएंसी वाला पार्ट है, और कैंड एफिशिएंसी वाले पार्ट से ही खेल रहे हैं वो लोग। कैंड को कभी नेगेटिव कर देंगे, कभी पॉजिटिव कर देंगे, कभी एक्सेस कैंड की लिमिट लगवा देंगे, कभी कैंड एफिशिएंसी की लिमिट लगवा देंगे, उसी पे खेल रहे होते हैं वो लोग। तो अगर तुम उतना भी कर लोगे तो तुम्हारा गेट में शायद ही कोई तुम्हें प्रॉब्लम आएगी उसके बाद। तो रेलवे में ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है। रेलवे जैसे सब्जेक्ट तुम्हारी रैंक खराब नहीं करता है, रैंक खराब तुम्हारा करेगा अगर करेगा तो सॉइल टाइप का सब्जेक्ट, अगर उसमें तुम गलती करोगे, ठीक है। एयरपोर्ट भी बता दूँ एयरपोर्ट भी बता देता हूँ। एयरपोर्ट में देखो अच्छी बात यह है ना कि एयरपोर्ट 1 पेज का सब्जेक्ट है खाली गेट के लिए। जो वो वाला टॉपिक है रनवे लेंथ वाला, जिसमें बेसिक रनवे लेंथ निकालनी होती है और उसके करेक्शन लगते हैं उसके बाद 3, उतना ही आता है गेट में। उससे ना कभी आगे का कुछ आया, ना उससे कभी पीछे का कुछ आया गेट में, देख लेना PYQ उठा के, उतना ही आता है गेट में। तो वो 1 पेज का सब्जेक्ट है, वो 1 पेज है, सब्जेक्ट नहीं है गेट के लिए, ठीक है। तो 1 पेज तो प्रिपेयर कर ही सकते हो यार ना, राइट। तो एयरपोर्ट भी हो गया। और बताओ इंग्लिश तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ आती है, नहीं आती भाई सिंपल बात है। तो OCF का बता देता हूँ। OCF बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के लिए। तो OCF को तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है कि पहले का इनिशियल प्रोसेस तो सेम है, राइट। OCF में अगर तुम डेरिवेशंस अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हें गेट में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि OCF के जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो गेट में ही बनते हैं। वो ES में वो रटे रटाई क्वेश्चन आते हैं कि ये पहली डेप्थ दे दी और फाइनल डेप्थ दे दी, एनर्जी लॉस निकाल दो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पर गेट में बनते हैं बढ़िया क्वेश्चन कि तुम्हें पहले पूछेगा कि डेप्थ यहाँ से यहाँ गई, फिर हाइड्रोलिक जंप बनी, हाइड्रोलिक जंप के बाद की डेप्थ है, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और शायद गेट से ऊपर के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी नहीं आते। उसमें जो गेट में आए हुए क्वेश्चन है, अगर तुम उतने पे अच्छी कमांड बना लेते हो अपनी, तो उसके बाद तुम्हें OCF में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कमांड बनाने के लिए तुम क्या करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, प्रीवियस ईयर 3 स्टेप में करोगे, और अपनी टेस्ट सीरीज में जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो तुम्हें पता कैसे चलेगा रेलेवेंट है, तुम नोट से कंपेयर करोगे, अगर नोट्स में है तो रेलेवेंट है, नहीं है तो नहीं है रेलेवेंट, और इतना कर लोगे कमांड बन जाएगी। और इंश्योर करना कि यार OCF के जो क्वेश्चंस हैं ना, जो गेट में आए हुए हैं ऑलरेडी, उन पे तुम्हारी अच्छी कमांड है। और उसके अलावा डेरिवेशन, जैसे मेरा एक OCF में एरर हुआ था बहुत क्रिटिकल, जो हम लास्ट में पढ़ते हैं ना, स्पेसिफिक फोर्स इक्वल करते हैं, उसमें इक्वेशन होती है AY बार प्लस Q² अपॉन GA इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही होती है। नहीं पढ़ी पढ़ोगे। तो ये जो Y बार होता है वो मैंने देखा नहीं था कि सरफेस लेवल के ऊपर से, जैसे पानी है मान लो ये, तो इसको Y बार यहाँ से नापते हैं कि यहाँ से नापते हैं, ऊपर से नापते हैं, सही कह रहे हो, मुझे नहीं आता है बढ़िया। तो ये मेरी टेस्ट में गलती हुई थी कि मुझे फॉर्मूला पता था पर मुझे ये पता नहीं था कि इसको नापते कहाँ से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम मैंने ये सोचा था यार ये तो आता ही है, ये इसमें क्या गलती होगी। जब मैं टेस्ट में कोई लिखने लगा तब मुझे याद आया यार ये तो पता ही नहीं है Y बार कहाँ से नापते हैं। तो ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम टेस्ट लिखोगे। और एक बार गलती हो गई तो मैं आज तक नहीं भूला हूँ इसको कि मैं Y बार कहाँ से नापते हैं, नहीं मुझे याद था करके मुझे, ठीक है। यही सब टेस्ट से पता चलता है। तो ऐसे प्रिपेयर होता है OCF, ऑलराइट। अगला बताओ, ES का बताऊं या किसी को कुछ वैसे डाउट्स हैं, मोटिवेशन वाले या ऐसे वाले? ES का बताऊं? हाँ ES का बताता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ES का जो है गेम वो है, देखो तुम्हारी रैंक आ रही है या नहीं आ रही है ना, वो प्रीलिम्स में डिसाइड हो जाता है। प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ES का। अगर प्रीलिम्स में तुमने कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा आगे स्कोर कर लिया तो तुम्हारा वो अच्छा रहेगा, राइट। तो इंश्योर करना कि प्रीलिम्स में मैक्सिमाइज कर लूँ। अब प्रीलिम्स में मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है, तुम्हें कवरेज अपनी बहुत अच्छी रखनी है, टनलिंग वनलिंग सब पढ़ के जाना है, टनलिंग पोर्ट हार्बर एक्सेट्रा जो हो सकता है सब पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रीलिम्स में एक कैच होता है कि कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करना होता है, उसकी तुम्हें प्रीलिम्स से पहले प्रैक्टिस करनी है।
कैसे करनी है, जो मैंने किया था, एक शीट बना ली थी, उसमें मैंने एक तरफ ये लॉग की सारी वैल्यूज़ लिख ली, अंडर रूट की सारी, एज इन 2 3 4 5 ऐसी वाली खाली, जो बेसिक, बहुत बेसिक होती हैं। नाइस। तो इनको लिख लिया और उसके बाद उन्हीं से सॉल्व करा, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करा। इतना करोगे प्रैक्टिस बन जाती है। और थोड़ा एक ये भी यूज़ कर सकते हो ना, जैसे 0.45 FCK है, 0.45 FCK में FCK यूजुअली जो होता है वो तुम्हारा 30 यूज़ हो रहा होता है, तो 0.45 FCK 30 की वैल्यू पहले याद कर ली कितनी आती है। ऐसे सिमिलरली 0.87 FY है, FY 415 यूज़ हो रहा होता है सब जगह, तो उसको पहले ही लिख लिया, वो पैटर्न पहचान लिया पहले ही कि हर जगह 415 यूज़ हो रहा है। अब मैं बार बार 0.87 इंटू 415 कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं याद ही कर लूँ 0.87 इंटू 415 कितना होता है, राइट। तो तुम एक ऐसी शीट बना लेना प्रीलिम्स के कैलकुलेशन के लिए, जहाँ तुम पहले तो ये सब लिख लेना बेसिक चीज़ें, √3 √7 वगैरह की वैल्यूज जितनी होती हैं। उसके बाद तुम सब्जेक्ट वाइज एक शीट बना लेना, जैसे RCC में मैंने जो बेसिक बहुत यूज़ हो रहा है उनको सबको लिख लिया और फिर सीधा यूज़ किया। और ऐसा एक हाईवे में भी यूज़ होता है, वो V²/127R वगैरह, तो 1/127 की क्या वैल्यू है पहले ही लिख लिया बार बार, क्योंकि 127 से तुम पेपर में डिवाइड करते रहोगे बार बार तो बहुत टाइम लगेगा। तो प्रीलिम्स में स्कोर करने का ये तरीका कि मैक्सिमाइज कर लो अपने नॉलेज को और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने बता दिया, ठीक है। GS का मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया था। GS को मैंने बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट डाला नहीं था। GS में जो मेडी जी के नोट्स होते हैं, उधर इग्नोर रोड के बाद एक फोटोशॉप वाला बैठता है, उससे मैंने नोट्स ले लिए थे, 700 पेज के समथिंग नोट्स थे, उनको 5 या 6 बार मैंने रिवाइज कर लिया था। वो ही सेम 5-6 का मतलब ये नहीं है मैंने 5-6 बार पूरे पढ़ लिए थे, एक बार पढ़ा हाईलाइट किया, सेकंड टाइम सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ा, थर्ड टाइम में जो हाईलाइट में भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो पढ़ा, ऐसे करके मैंने उनको 5-6 बार पढ़ लिया। उसके बाद मैंने उसकी टेस्ट सीरीज लगाई। टेस्ट सीरीज में मैंने गैस वर्क सीखा। गैस वर्क का क्या मतलब है, देखो मैंने एथिक्स में 10 तुक्के लगाए, ब्लाइंडली कह रहा हूँ, मैंने तुक्के लगाए, ठीक है, मेन पेपर में नहीं लगाए, टेस्ट सीरीज में लगाए। 10 तुक्के लगाए, उसमें से मेरे 5 सही हुए, 6 सही हुए, ठीक है, मतलब मेरे एथिक्स में 10 में से 6 सही होते हैं। मैंने क्वालिटी में 10 तुक्के लगाए, मेरे 2 ही सही हुए, तो मैं मेन पेपर में कौन से में तुक्के लगाऊंगा, एथिक्स में लगाऊंगा। ये एनालिसिस करनी है कि मैं कहाँ तुक्के लगाता हूँ और मेरे सही हो रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली हर सब्जेक्ट में करना है, क्योंकि देखो वो बहुत वैसा पेपर आता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस पेपर को क्या आ रहा है, तो वहाँ गैस वर्क करना पड़ता है। तुम 2020 के अराउंड के टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे अगर, वो दोनों पेपर में पूरा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, पूरा एज इन GS में 200 और टेक्निकल में 300, और उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं लास्ट में 220, 230, 240, तो सब तुक्के मार रहे हैं भाई उस पेपर में। तो कोई इतनी नॉलेज किसी को नहीं है, बस ऐसा नहीं है ब्लाइंड गैस मार रहे हैं, एक एनालिसिस करने के बाद मार रहे हैं कि मेरा इस सब्जेक्ट में मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इस सब्जेक्ट में इतना रिस्क ले सकता हूँ। और करंट अफेयर्स मैंने पर्सनली एक दिन में नहीं पढ़े थे, वो शायद ही कोई सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट है तो वो पढ़ता होगा, मैंने तो एक दिन में नहीं पढ़े थे। तो GS में इतना कर लोगे बहुत हो जाएगा। और इतना तुम अगर ये वाली एनालिसिस कर लोगे ना कि मेरे फ्लूक्स कहाँ लग रहे हैं, उसके बाद तुम टेस्ट लिखोगे तो शायद तुम्हारे टेस्ट में भी 100 के अराउंड आ जाएंगे। और एक बार तुम्हारे टेस्ट में 100 पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद बस तुम्हें उसको ट्राई करना है कि मेन पेपर में वो 80 के अराउंड रेप्लिकेट हो जाए। और मेन पेपर में तुम 80 ले आ रहे हो तो यार हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो फाइनल लिस्ट में तुम आ जाओगे। प्रीलिम्स में किसी को कुछ अलग पूछना हो तो पूछ लो, नहीं पूछना, इतना ही है प्रीलिम्स में, कुछ खास है नहीं, इतना कर लोगे। थ्योरी बुक मैंने बता रहा, मैंने थ्योरी बुक एथिक्स की पढ़ी हुई थी पूरी, क्योंकि उसमें मेरे फ्लुक्स ठीक ठाक लग रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि 10 की जगह 6 की जगह 10 में से 8 पहुंच जाए, उसी लिए मैंने एथिक्स की पढ़ी हुई थी। और एक क्वालिटी में वो बहुत पूछते हैं वो कि ये कॉन्सेप्ट, जैसे क्वालिटी सर्कल किसने दिया था, इस टाइप की चीज़ें बहुत पूछते हैं। वो थ्योरी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में एक ही बार में सब दिया हुआ है वो कि किसने क्या दिया था, तो उसको याद कर लोगे बहुत हेल्पफुल हो जाता है। बाकी मैंने थ्योरी बुक नहीं रेफर करी थी, क्लास नोट्स इनफ थे। और प्रीलिम्स कुछ है, कुछ प्रीलिम्स नहीं है ना, मेंस बताऊं? देखो मेंस का सिंपल तरीका है कि मेंस बैच तुम्हें करना है, राइट, उसमें तुम्हें बहुत क्वेश्चन करवा देंगे, स्पेशली RCC जैसे सब्जेक्ट का तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि MK सिंह सर जितना कराएंगे उससे ज़्यादा कभी आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें मेंस बैच करना है। उसके अलावा तुम्हें ट्राई करना है कि तुम ES के PYQ तो सारे करके जा रहे हो 2 बार एटलीस्ट। और मुझे टाइम नहीं मिला था CSE और IFS करने का, पर एडवाइस तुम्हें किया जाएगा टीचर्स से कि CSE और IFS के भी करो, तो CSE और IFS टाइम होगा तो कर लेना। इस बार तो प्रीलिम्स बहुत लेट है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 ही महीने हैं, तो तुम्हें मेंस पहले प्रिपेयर करके जाना है। अगर तुम सोचोगे पहले प्रीलिम्स लिखूंगा
उसके बाद 2 महीने में मेंस कर लूँगा, 2 महीने में मेंस नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने में तो रिजल्ट आएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक माहौल वैसे ही नहीं बनता है प्रीलिम्स के बाद। तो इस बार तुम्हें पहले प्रिपेयर करके जाना है। तो ट्राई करना कि सीएसई के तो कर ही लो, सीएसई और ईएसई कर लो, एफएस अगर नहीं हो पाते हैं तो कोई नहीं, आगे देख लेंगे, हो जाएगा। और उसके बाद जब तुमने क्लास कर लिया और पीवाईक्यू कर लिए, उसके बाद तुम्हें टेस्ट सीरीज पे जाना है। टेस्ट सीरीज यार मैं कहता हूँ ना, एक मीडीसी के अलावा एक और कोई ले लेना, पर्सनली मैं बता रहा हूँ। मीडीसी की बहुत अच्छी है, पर फिर भी एक ले लेना, जस्ट टू सी दी कॉम्पिटिशन आउटसाइड, क्योंकि तुम इतने में नहीं हो रहा कॉम्पिटिशन, राइट? बाहर बहुत बैठे हैं, बहुत साल से बैठे हैं, और इस साल तो रेलवे के चक्कर में सब पुराने खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, सब AR 6, 7, 8, 9 सब वापस लिख रहे हैं पेपर, तो कंपटीशन बहुत होने वाला है। मैं नहीं लिख रहा यार मेरा हो गया तो मेंस के लिए इतना ही कर लोगे, बहुत है। और टेस्ट पे थोड़ा उसकी एनालिसिस थोड़ा अलग से होती है, उसमें तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये मेरे नोट्स में है या नहीं है, न्यूमेरिकल्स में देखना है तुम्हें। अगर न्यूमेरिकल तुम्हारे नोट से बाहर जा रहा है तो तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, पर थ्योरी तो तुम्हें कुछ भी आ रही है। इनफैक्ट जो मैं कह रहा था ना, क्वार्टजाइट के मिनरल BMC के, अगर थ्योरी में आ रहा है उसको पढ़ के जाओगे, वहां वो सच में पूछ देंगे। इस बार ही आया हुआ है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। हम मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था पर्सनली वो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स, उसमें मैं कुछ भी लिख के आया था, कॉलेज वाला करा था तो पेज भर वाला। तो थ्योरी के क्वेश्चन नहीं छोड़नी है मतलब मेंस के टेस्ट सीरीज में। हालांकि मेंस की जब तुम करोगे उस समय तुम्हें सर लोग बता भी देंगे एग्जैक्टली क्या करना है करके, बस अभी मैं तुम्हें एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंटरव्यू का भी बताना है क्या? देखो, अगर तुमने मेंस और प्रीलिम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, और तुमने अपना डैफ स्मार्टली भरा है, अब डैफ में तुम बहुत कुछ वेग चीज लिख दोगे, लिसनिंग म्यूजिक होता है 1000 तरीके का, तो तुमसे 1000 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुम स्पेसिफिकली लिखोगे लिसनिंग हिंदी म्यूजिक ऑफ 2010 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो तुमसे 2010 ऑनवर्ड्स ही पूछ पाएंगे। मतलब ये मत लिखना 2010 ऑनवर्ड्स, वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें तुम्हें कि अपनी डैफ को बहुत स्मार्टली भरना है। और उसके अलावा, और अब जब तुम इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दोगे ना अपना, उसी में कुछ ऐसा घुसा दो जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे तुमने प्रोजेक्ट किया हुआ है कोई बहुत हाई फाई चीज़ पे, पहले ही बोल दो माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज दिस। और किसी का जॉब एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर पूछेंगे। कोई एमटेक वगैरह कर रहा है तो उस पर पूछेंगे, राइट? तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन इतनी सी है कि तुम्हें मेंस अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रखना है। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग के अलावा तुम्हें अपना डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद तुम्हें मॉक्स लगाने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स। इस बार मैंने 6 मॉक दिए थे मेरे इंटरव्यू से पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी था, तो 6 मॉक दे दिए थे। और 6 मॉक में ऐसा होता है कि तुम्हें हर चीज़ पता चल जाती है। इनफैक्ट मुझसे तो ये भी पूछा हुआ था उन्होंने कि तुम्हारे, जैसे मैं लोहाघाट से हूँ, एक जगह है लोहाघाट उत्तराखंड में, तो मुझसे उन्होंने ये भी पूछा था इसका नाम लोहाघाट क्यों है, उसका नाम घाट क्यों है, उसका नाम लोहा क्यों है। ये मतलब पूरी कहानी पूछ लेते हैं वो, तो तुम्हारा प्रिपेयर हो जाता है सब कुछ। तो प्रीलिम्स में मेन, अगर इंटरव्यू में तुम मॉक्स बहुत लगा लोगे तो तुम्हारा एक ओवरव्यू पूरा कवर हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू तो यार भगवान के हाथ में ही होता है, अगर वो वहाँ कुछ तुमसे इजराइल वॉर की डिटेल्स पूछने लग गए तो तुम कुछ कर नहीं सकते उसके बाद वहाँ, राइट? पर वैसे यूजुअली वो नहीं पूछते हैं, पर अब पूछने ही लग गए तो तुम क्या ही कह सकते हो, राइट? तो मेरा मानना है ना कि इंटरव्यू तक बात जानी ही नहीं चाहिए, सिलेक्शन तुम्हारा मेंस में हो जाना चाहिए। इंटरव्यू में बस तुम्हारी रैंक शफल होनी चाहिए कि तुम्हारी 5th की जगह 7th आ गई, 7th की जगह 10th आ गई, 10th की जगह 1st आ गई, ये होना चाहिए। सिलेक्शन तुम्हारा मेंस तक हो जाना चाहिए, राइट? और कुछ किसी को पूछना हो वैसे डाउट्स रिवीजन वाले तो पूछ लो, क्योंकि टाइम मुझे जितना दिया गया था उतना ऑलमोस्ट हो ही गया है। कैसे रिकॉल करना बताता हूँ। देखो, प्रीलिम्स में नहीं आएगा, गेट में नहीं आएगा, जब मेंस की तैयारी करोगे तब सर डिज़ाइन के क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें, और वो भी तुम देखोगे ना पीवाईक्यू में सिर्फ सेडिमेंटेशन टैंक आ रहा है, कोagulation टैंक आ रहा है, आगे का डिज़ाइन नहीं आ रहा। आगे जो डिज़ाइन है ना पूरा, कि बीच में बहुत चीज़ों का डिज़ाइन है, वो फ्लोकुलेशन टैंक में बहुत चीज़ें डिज़ाइन है। पीवाईक्यू देखोगे तो कुछ ही चीज़ों का डिज़ाइन आ रहा है, 4-5 चीज़ों का आ रहा है। अब 4-5 चीज़ों का डेटा रटना इतना मुझे नहीं लगता बहुत टफ है, और वो डेटा है भी, उसमें पैटर्न है पूरा। जैसे एक चीज़ की लिमिट अगर 3000 से 6000 है ना, अगले की लिमिट उसी को इंटू 6 कर दो तो लिमिट बन जाती है वो। तो वो डेटा रटना तुम्हें जब तुम मेंस तक पहुंच जाओगे तब सोचना है वो सब करने की। अभी से वो कुछ नहीं देखना तुम्हें कि इसका रेट कितना है, उसका रेट कितना है। गेट में ये सब कुछ नहीं आता। देखो, प्रेशर फिल्टर बताता हूँ, ठीक है? प्रेशर फिल्टर अगर आया, इतने लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, सेकंड रैंक गई, मुझे भी नहीं आता। अगर तुम नहीं भी करके आओगे प्रेशर फिल्टर का क्वेश्चन, कोई फर्क पड़ा रैंक पे? नहीं पड़ा। कर रहा होगे, अच्छी बात है, बस तुम्हें वो गलत नहीं करना है जो सबको पता है। अब वहाँ क्वेश्चन आया सेडिमेंटेशन टैंक का, तो सेडिमेंटेशन टैंक अगर तुम गलत करके आ रहे हो तब होगी दिक्कत। प्रेशर फिल्टर गलत कर दोगे तो किसको आता है यार वो, राइट? किसी को भी नहीं आता। इनफैक्ट मेरी आ गई रैंक, मुझे आज तक नहीं आता।
ठीक है, जो चीज़ें सबको आती है ना उनको गलत नहीं करोगे तो रैंक आ जाएगी। बाकी बहुत कुछ एक्सेप्शनल तुम सिर्फ मेंस में कवरेज कर सकते हो, जैसे टनलिंग वगैरह पढ़ के गए और टनलिंग का क्वेश्चन आ गया, किसी को नहीं आता, तुमने कर दिया, 12 नंबर मिल गए। 12 नंबर में तो बहुत कुछ हो जाता है, ये है गेम। ठीक है, हाँ बीएमसी मेंस में आता है। देख मैं बताता हूँ मैंने बीएमसी कैसे प्रिपेयर किया था। बीएमसी का देखो, तुम्हें थ्योरी रटनी है बेसिकली बीएमसी के लिए, जितनी रट सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया, कम कर लिया, क्योंकि मैं बहुत रट के गया था, फिर भी वहाँ बीएमसी का वो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन आ गया, मुझे हवा ही नहीं थी उसको कैसे करते हैं, राइट। तो बीएमसी जो मैंने किया था मैं वो बता देता हूँ। बीएमसी में मैंने ईएस के जितने पीवाईक्यू हैं वो याद कर लिए थे, अप टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, जितना मैं याद कर सकता था। अब ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही रट दिए थे, मुझे एक ओवरव्यू लग गया था कि अगर मुझे एक पेज भरना है तो मैं भर लूंगा, जैसे भी भरूंगा वो मेरे ऊपर है, पर मैं भर लूंगा। और उसके बाद मैंने क्या किया था, जब टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं ना थ्योरी, मैं एक्चुअली प्रिपेयर मेरा पूरा मैंने टैबलेट पे किया हुआ है, तो मैं सारा अपना पढ़ाई टैबलेट पे ही करता था। तो जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद उसका सॉल्यूशन आता है अगले 3-4 दिन बाद, उस सॉल्यूशन को मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें इंपोर्ट कर लेता था। एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ था बीएमसी का, और फिर मैं पेपर से एक हफ्ता पहले उनको ही रिवाइज करता था जो मैंने इंपोर्ट करे हुए थे टेस्ट सीरीज। और तुम टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अगर मैक्सिमम चीज़ें याद कर लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा बीएमसी पेपर में सॉल्व हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि अगर इतना करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हो रहा है तो वहाँ कोई किताब लेके तो बैठा नहीं है कि वो छाप लेगा वहाँ पे। यूपीएससी में ऐसा तो कोई नहीं कर सकता भाई कि कोई किताब लेके बैठ जाए, राइट। तो इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो भाई वो किसी से नहीं हो रहा, उससे तुम्हारी रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बीएमसी इतना कर लोगे तो तुम्हारी रैंक बीएमसी खराब नहीं करेगा, हो जाएगा। और कुछ किसी को क्या रिवीजन का बता देता हूँ। हाँ रिवीजन अच्छा पॉइंट है। देखो क्या पढ़ लिया तुमने, हाईवे पढ़ लिया, राइट। हाईवे पढ़ लिया, चल रहा है, बता देता हूँ। जैसे ज्योमेट्री डिजाइन तुमने पढ़ा, पहली बार में पूरा पढ़ा, ठीक है। सेकंड टाइम में पहली बार पढ़ने के बाद तुमने पीवाईक्यू करे सबसे पहले, और पीवाईक्यू करके तुम्हें पता चल गया कि ज्योमेट्री डिजाइन में यार 6-7 फॉर्मूले हैं जिनमें पूरा गेम चल रहा है, पूरा गेट का, राइट। वो 6-7 फॉर्मूले, तो पहले वो 6-7 फॉर्मूले या तो लिख लिए या अंडरलाइन कर लिए, जो भी तुम्हें अपने फिजिबल लगा। उसके बाद तुमने उन 6-7 फॉर्मूलों को ही याद रखा। पर इसका बैकग्राउंड ये है कि उन 6-7 फॉर्मूलों के बारे में तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए। उसमें अगर कोई टर्म है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेशन कैसे आया है। अगर क्वेश्चन में चेंज हो जाए तो तुम उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर पाओ। ऐसा नहीं फॉर्मूला याद कर लिया वैल्यू रखते गए ना, डेरिवेशन उन फॉर्मूले जो बहुत 6-7 फॉर्मूले हैं उनका अराउंड तुम्हें सब आना चाहिए। एक बार इतना समझ लिया, एक बार समझ बन गई कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसके बाद बस तुम्हें उसको फॉर्मूले को रिवाइज करना है। और शायद एक चैप्टर रिवाइज करने में अगर तुम्हें 7 फॉर्मूले 8 फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो शायद 4-5-6 मिनट का काम है। और ऐसे ही तुम हर चैप्टर पे करते रहोगे तो तुम्हारे सब्जेक्ट ही पूरे 6-7 पेज में आने लग जाएंगे, और फिर सेकेंड टाइम से तुम्हें उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। मतलब बेसिकली जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना उससे पहले पीवाईक्यू कर लेना, एक बार पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वरना मेन नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स में छाप दोगे और वो करोगे तो उसका कुछ सेंस हुआ नहीं। ठीक है, पीवाईक्यू कर लोगे, समझ बन जाएगी, फिर तुम शॉर्टन कर पाओगे चीज़ों को। जैसे सॉइल में होता है ना, सॉइल तो तुमने पढ़ा ही नहीं क्या पढ़ा था, क्या पूरा हो गया, कौन सा सब्जेक्ट पूरा हो गया, सोम हो गया। तो देखो सोम में जो है एक फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/E, एक्सटेंशन निकालने का। अब वो क्या करते हैं कि वो एरिया वेरिएबल, जैसे ये है डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/E है, अब वो क्या करते हैं कि वो कभी लेंथ वेरिएबल बना देंगे, कभी एरिया वेरिएबल बना देंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलिमेंट काट के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला यही है, बस इसमें तुम्हें P/dx/AX ही करना पड़ेगा। ई वेरिएबल है, तुम्हें ई को अलग करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बेसिकली लिमिट्स लगा के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इतना गेम करेंगे वो लोग। तो तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद तो यही करना है, बाकी तो वो मैथ्स है पूरी, उसमें तुम याद कुछ नहीं कर रहे हो, इंटीग्रेशन आना चाहिए तुम्हें। तो सोम में बहुत सारा ऐसा ही है कि बहुत सारे फॉर्मूले बहुत बेसिक हैं जो तुम्हें बस बेसिक याद होना चाहिए, उसके बाद बस तुम मैथ लगा रहे हो। मैथ तो यार सीखनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना तो आना ही चाहिए, राइट, इंजीनियर्स हैं सब। तो सोम में भी ऐसा ही है रिवीजन कि बहुत पीवाईक्यू करोगे समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला रेलेवेंट है, कौन सा फॉर्मूला रेलेवेंट नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला, चलो नहीं लिखता हूँ बहुत बड़ा, तो मतलब बेसिकली जो बहुत लंबे फॉर्मूले हैं ना उनसे क्वेश्चन रेयरली ही आते हैं। याद करके जा रहे हो अच्छी बात है,
पर बेसिक्स तो अगर तुम अपने स्ट्रांग रख रहे हो और मैथ तुम्हारी ठीक ठाक है तो सोम हो जाएगी तुम्हारी, दिक्कत नहीं आएगी। और सोम में ऐसा है यार, कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है ना तो तुम बिना फॉर्मूले के भी कर दोगे। अगर तुम्हें पता है मैं यहाँ से रेस्ट्रेन कर रहा हूँ किसी चीज़ को, दो चीज़ों के बीच में, तभी स्ट्रेस आ रहा है। अगर मैं इधर वाला हटा दूंगा तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। अब मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया तो गैप पूरा होगा, उसके बाद स्ट्रेस आएगा। तो ये सब अगर तुम्हारा क्लियर है तो तुम बिना फॉर्मूलों के भी कर लोगे। याद नहीं है पर ये इतना बेसिक फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तर्जा के तो हम है नहीं जो मेन पेपर में डिराइव कर लेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, राइट। बेसिक फॉर्मूले तो हमें याद करने पड़ेंगे, बाकी अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो सोम हो जाएगा। और रिवीजन का हर सब्जेक्ट का वही तरीका है, रिवीजन कम करते रहो। 100 पेज को 10 पेज में लाओ, 10 पेज को और कम करो, 5 पेज में लाओ, और फिर उन 5 पेजेस को रिवाइज करो। वंस इन अ वाइल अपने पूरे नोट्स भी देख लो, एक आइडिया रहेगा कि तुम्हें सब्जेक्ट का। पर अगर तुम पूरे नोट से रिवाइज करोगे बार बार 700 पेज, तो फिर तो यार मुश्किल हो जाएगा, राइट। और कुछ किसी को? यार बताओ यार, जब मैंने फाइनल ईयर में अपना पेपर दिया था ना, तब मेरी गेट में 269 रैंक आई हुई थी। तो मुझे स्क्रैच से नहीं पढ़नी थी चीज़ें। पहला क्या चाहिए है, मैं पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने अपना थर्ड ईयर एंड में। थर्ड ईयर पढ़ा है, फाइनल ईयर पढ़ा है, फिर ड्रॉप ईयर पढ़ा है। तो मेरा ऐसा तो कहीं नहीं है कि मैंने बिल्कुल 0 से 6 महीने में निकाल दिया। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ 0 से 6 महीने में मुझसे तो नहीं निकलता भाई, कोई निकाल लेता होगा अच्छी बात है। मुझसे तो मतलब टाइम लगता है यार पेपर में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पेपर में टाइम तो लगेगा। तो और 6 महीने में देखो हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, बस तुम्हें टाइम बहुत अपना अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोई मेरे बैच का यहाँ हो तो उसको पता होगा, जब मैं क्लास करता था तो मैं क्लास आता था, क्लास में बैठता था, क्लास से वापस कोई गप नहीं, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, टेस्ट वगैरह पे आए बैठे वापस। मैं लाइब्रेरी भी नहीं गया था, मैंने सिंगल रूम लिया हुआ था, क्योंकि लाइब्रेरी मैंने देखा था, लाइब्रेरी में अलग ही माहौल होता है, पता ही होगा जिसको पता है उसको पता है वाला माहौल होता है लाइब्रेरी में, राइट। तो अपना टाइम तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। और 6 महीने में करने के लिए देखो तुम्हें स्मार्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, स्टील का ये चैप्टर स्किप कर दिया, ऐसा वाला। अब ये कैसे होगा, या तो तुम PYQ करके खुद गैस करो, या किसी ने निकाल रखा है उससे पूछ लो कि इसको मैं शॉर्टन कैसे कर सकता हूँ अपने गेट के लिए, गेट फोकस। ES में तो तुम बिना 6 महीने में भाई शॉर्टन वॉर्टन करके बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब निकालना तुम्हें। फिर तुम वही करोगे, वरना गैस वर्क में भगवान ने निकलवा दिया, प्रीलिम्स तो निकलवा दिया, पर अपने उस पर तो तुम नहीं निकाल पाओगे अगर तुम 6 महीने में स्किप मारते हुए करते हो। ES के लिए तो तुम्हें कंप्लीशन पूरा करना पड़ेगा, पर गेट के लिए तुम हाँ कर सकते हो कि तुम स्किप मारते हुए 6 महीने में कंप्लीट कर लो, ऐसा है। स्टडी आवर्स यार मैंने कभी नहीं गिने। मैं उठता था तो मैं पढ़ रहा होता था, और सोने तक मैं पढ़ रहा होता था। क्लास में भी मैं आके मैं कई बार ऐसा किया है कि जो क्लास में वो नहीं होता है, माहौल बन रहा होता है कि जैसे पढ़ा दिया सर ने, उसके बाद माहौल बनता है, थोड़ी देर बातें हो रही होती हैं, ब्रेक हो रहा होता है, मैं उसमें भी पढ़ रहा होता था। क्योंकि टाइम ऐसा है, देखो जो मेरी फिलॉसफी थी ना, मेरी फिलॉसफी थी कि मुझे दिल्ली से फटाफट भागना है। दिल्ली, मैं उत्तराखंड में हूँ, वहाँ मौसम बहुत साफ़ होता है, बढ़िया होता है। मुझे दिल्ली सूट नहीं कर रहा था, मुझे था कि मैं दिल्ली में 1 साल रहना और अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मैं दिल्ली से निकलने के लिए मैं वट एवर इट टेक्स मोड में था। 1 साल में निकालना है भाई, कुछ हो जाए निकालना है, फिर से 1 साल और मैं यहाँ नहीं रह सकता वाले मोड में। तो अपना आइडेंटिफाई कर लो रीज़न, और उसके बाद जितना एफर्ट डाल सकते हो डाल दो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 14 घंटे पढ़ोगे तो इफेक्टिव निकलेगा, नहीं निकलेगा। तुम्हें अपना टाइम देखना है कि कितना मैं बैठ पा रहा हूँ और कितने में, मतलब ओवर टाइम तुम्हें इंक्रीज करना है। और अगर जैसे पेपर से पहले नहीं होता यार कॉलेज में, अगर कल सुबह पेपर है तो आज मुझे 6 घंटे भी बैठना पड़ेगा, मैं बैठ जाऊँगा। तो उसी मोड में रहना है तुम्हें कि भाई रोज पेपर है मेरा, रोज मुझे लोगों को, इतने लोग बैठे हैं देखो, सबको आउट परफॉर्म करोगे तभी रैंक आएगी। अगर और बंदे तुम्हें आउट परफॉर्म कर गए तो उनकी रह जाएगी, तुम्हारी नहीं आएगी, राइट। तुम्हें रोज लोगों को आउट परफॉर्म, अगर कोई बंदा तुम्हारे आसपास 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, तुम्हें 8.5 पढ़ना पड़ेगा उसको आउट परफॉर्म करने के लिए, देखना पड़ेगा। यही तो कॉम्पिटिशन है, राइट। और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन शायद दिल्ली में ही होता है, जितनी रैंक आती हैं सब मोस्टली दिल्ली से ही आती हैं। कोई 1-2 ही होते हैं जो कॉलेज में बैठ के निकाल लेते हैं। तो टाइम मैक्सिमाइज करो भाई, और क्या ही है बस। और बताओ। अभी मैंने एक चीज़ करी थी यार, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं जब पढ़ रहा था मैंने एक फिलॉसफी रखी थी कि पेपर निकल जाए और हेल्थ फिर ठीक करते रहेंगे। तो मैंने महीनों एक पूरे महीने तक ब्रेकफास्ट में मैगी खाई है, इस टाइप का किया हुआ है, मतलब जो कि बिल्कुल मत करना, मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत फिलॉसफी है वो। अभी जाके मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं जॉब में आ गया, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करने का क्या सेंस होता है।
मतलब अगर वो तो भगवान ने उस समय मेरी हेल्थ ख़राब नहीं करी, अगर पेपर से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले ख़राब हो जाती है तो पूरा जितना मैंने ये पढ़ रखा है, जितना माहौल बना रखा है, याद कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, सब धरा का धरा रह जाता। तो हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना अपनी। अब ये नहीं है कि तुम रोज़ रोज़ जिम जा रहे हो, ऐसा वैसा मत करना, बस खाना वाना सही खाना और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक रखना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला केस सब पे लग जाएगी, एग्जाम के टाइम तबीयत खराब ना हो, अगर हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और किसी का कुछ डाउट है? जीएस की यार मैंने कुछ क्लासेस करी थी। मैंने जीएस का ऐसा किया था ना, जीएस उस समय ऑप्शन मिल रहा था ऑनलाइन शिफ्ट कराने का, तो मैंने ऑनलाइन शिफ्ट करा लिया था। तो मैं अपने पेस पे अपना घर पे देखता रहता था, जिस चीज़ का मुझे नोट से समझ नहीं आता था। सारी क्लासेस मैंने नहीं करी थी जीएस की। कुछ सब्जेक्ट्स तो मैंने आईसीटी वगैरह मैंने पूरे छोड़े हुए थे, उनको मैंने बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे पता था देखो आईसीटी में ऐसा होता है, या तुम खुद भी पीवाईक्यू देखोगे तो मैं समझ आ जाएगा कि आईसीटी में जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा आता नहीं है। आईसीटी में करंट अफेयर्स आते हैं आईसीटी के नाम पे, जैसे कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुआ होगा किसी फील्ड में, वायरस कोई नया होगा, वो पूछते हैं वो लोग उठा के, तो और वो तुम वैसे प्रिपेयर कर नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें करंट अफेयर्स करना पड़े। तो तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट में एफर्ट डालने का रिजल्ट मिलेगा, राइट। और जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो तो हमें विरासत में मिलता है सिविल वालों को, सीपीएम पट हम पहले से पढ़ के बैठे होते हैं, राइट। तो उसमें तुम गलतियाँ करना अफोर्ड नहीं कर सकते जीएस में। पर यही है कि तुम्हें सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, कहाँ मुझे एफर्ट डालना है और कहाँ नहीं डालना है। और उसका सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, सब ने बताया हुआ है कि जीएस में कहाँ एफर्ट डालना है, कहाँ नहीं डालना है। बहुत दुनिया में सब ने, पिछले साल के टॉपर, उससे पिछले साल के टॉपर, सब ने बताया हुआ है, कहीं से भी देख सकते हो। मतलब नॉलेज है, बस तुम्हें ढूंढना है। जीएस की टेक्निकल की सारी वर्क बुक सॉल्व की थी एक बार यार, सेम वही किया था ना, एक बार सारे क्वेश्चन कर लिए, सेकंड टाइम में जो नहीं हुए थे सिर्फ उन्हीं को किया, और थर्ड टाइम वाले वर्क बुक में नहीं लगाया। पीवाईक्यू के लिए थर्ड टाइम भी किए थे, बस वही किए थे जो सेकंड टाइम में नहीं हुए थे। वर्क बुक सिर्फ एक बार तो सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं मतलब, और सेकंड टाइम में जो पहली बार में नहीं हुए थे वर्क बुक। पर अगर तुम टाइम कम है तो वर्क बुक मैं कहूँगा कि पीवाईक्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना वर्क बुक के ऊपर, और टाइम है तो फिर तो आइडियली तुम्हें सब करके जाना है। और गेट के लिए यार, गेट के लिए ईएस के पीवाईक्यू अगर तुम नहीं भी करोगे ना चल जाएगा। जब मैंने, मतलब मैं तुम्हें डेटा वाइज बता देता हूँ, जब मैंने फाइनल ईयर का अटेम्प्ट दिया था तब मैंने नहीं किए थे, मेरी 269 रैंक आई थी। तो इस बार मैंने किए थे, मेरी 13 रैंक आई थी। तो मतलब देख लो अपने हिसाब से, नहीं भी करोगे तो इतनी कोई बहुत ख़राब रैंक नहीं आएगी। अगर पीवाईक्यू सिर्फ गेट के करके टेस्ट भी लगा लोगे ना, शायद मेरा उस बार भी मेरा अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा सही होता तो मेरी 158 रैंक होती, और 158 इज़ अ डिसेंट इनफ रैंक, राइट। तो चल जाएगा। और किसी का कुछ है? वो मैं बता देता हूँ। देखो, सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरो इंपॉर्टेंट है, हाईवे और सर्वे इंपॉर्टेंट है। पूरा लिखो, चल जाएगा यार। चलो लिख देते हैं। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? देखो, हाईवे और सर्वे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर एनालिसिस और सोम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर पर सोम इंपॉर्टेंट है। चलो मैं क्या नहीं इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हाइड्रोलिक मशीन, मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है, लिखने में खाली टाइम जाएगा। हाइड्रोलिक मशीनरी इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के लिए। उसके बाद स्टील के लास्ट के चैप्टर्स नहीं है इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर एनालिसिस के लास्ट के चैप्टर नहीं है इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बीएमसी में सीमेंट कंक्रीट के बाद का नहीं है इंपॉर्टेंट। आरसीसी में जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के क्वेश्चंस हैं वो नहीं है इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी लिस्ट बता देता हूँ तुम्हें, सबसे ज़्यादा सॉइल की है, इन्वायरो की है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, एप्टी और मैथ तो मैं कहूँगा सॉइल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, क्योंकि दोनों मिला के ऑलमोस्ट 25 तो पहुँच ही जाता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर हो गया, सॉम हो गया, सब्जेक्ट क्या, रेलवे में वो बता दिया, एक पेज का रेलवे है गेट के लिए, एक पेज का एयरपोर्ट है गेट के लिए। ओसीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फ्लूइड मैकेनिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओसीएफ है, छोटा सा सब्जेक्ट है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डायनामिक्स तक भी कर लोगे अगर तो मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो वगैरह में फॉर्मूलों पे चल रहा होता है, फॉर्मूले से ज़्यादा बात बढ़ती नहीं है उसमें। और कौन सा सब्जेक्ट रहा? इरिगेशन वगैरह यार वही है, 2-3 चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। हाइड्रोलॉजी में भी सेम है, 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है,
बाकी कुछ ज़्यादा खास उसमें है नहीं। सोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सोम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सोम पढ़ने का ना फायदा ये है, अगर तुम सोम ढंग से कर लोगे ना, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी सोम स्ट्रांग नहीं है, तुम स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं कर सकते, तुम आरसीसी भी सॉल्व नहीं कर सकते, तुम स्टील भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो सोम एक बेसिक सब्जेक्ट है जिससे तुम बहुत सारी चीज़ें, सोम स्ट्रांग तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना तुम इतना सारा नहीं कर पाओगे, राइट। तो सोम बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या रहा सब्जेक्ट, याद है किसी को? कोई और सब्जेक्ट हो गया? क्रैशिंग से पहले का, क्रैशिंग से पहले का, अपडेटिंग तक कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं पूछते गेट, आज तक तो नहीं पूछा है। एक आइडिया लेके चले जाओगे, सही है, ऐसा कुछ बहुत डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, हाँ बता रहा हूँ, देखो जब तुम टेस्ट सीरीज लिखोगे ना, तुम्हें एक चीज़ और करनी है। जब तुम फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे, तुम अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बनानी है। उसका मतलब ये है कि जब तुम पेपर लिखोगे, जो मेरी स्ट्रेटेजी मैं वो बता देता हूँ, उसके बेसिस पे तुम अपनी बना सकते हो। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं पहला जो 1 घंटा है उसमें 30 क्वेश्चंस वाले सॉल्व करूंगा जो मुझे देखते ही पता है कैसे करने हैं, और जो 2 मिनट के अंदर हो भी जाएंगे। एक क्वेश्चन एक देख के पता चलता है ना कि ये क्वेश्चन मुझसे 2 मिनट में होगा या नहीं होगा। तो अगर पता है कि ये 2 मिनट में हो जाएगा, मैं तभी उसको पहले 1 घंटे में करूंगा। जो मुझे लग रहा है लेंदी है, या जो मुझे लग रहा है इसमें सोचना पड़ेगा, या जो मुझे पता है कि ये नहीं होगा, उनको आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले में तुमने 1 घंटे में तुमने 30 क्वेश्चन कर दिए। अब अगले 2 घंटे में तुम्हें 35 क्वेश्चन रहे, तो वो बैक ऑफ द माइंड रिलीफ आया कि 2 घंटे हैं, 35 क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 1 घंटा है उसमें मैं वो क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे आते हैं, जो मुझे पता है मैं कर लूंगा, पर जो टाइम लेंगे। ठीक है, जो मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, जैसे कोई लेंदी आरसीसी का क्वेश्चन आ गया उसको कर लिया, कोई लेंदी मैथ का क्वेश्चन आ गया उसको कर लिया, अगले घंटे में मैं वो करूंगा। फिर जब मेरे 2 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद मैं बैक आऊंगा एप्टी और एप्टी करने के लिए। जो 15 क्वेश्चन एप्टी के अलग से आते हैं ना, सेक्शन अलग होता है, उस समय मैं आऊंगा एप्टी करने के लिए। और एप्टी करने के बाद फिर लास्ट में जो बचे कुछ क्वेश्चन है जो जिनका मुझे आइडिया नहीं है, या जो मुझे लग रहा है नहीं होगा, उन पे ट्राई मार लूंगा। बस हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर जयराम जी की हो गया उसमें। ठीक है, और एप्टी देखो लास्ट में करने का एक फायदा ये होता है ना, अगर एप्टी टफ आ गया स्टार्टिंग में और तुमने एप्टी सबसे पहले ले लिया, तो कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। तो एप्टी में इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि या किसी का बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रांग है तो तुम उसको पहले करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, पर एज पर मी तो उसको बाद में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत टफ आ गया तो वो आगे पूरा टेक्निकल का कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा, राइट। तो मैंने ये बनाई थी स्ट्रेटेजी, अब तुम अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हो जब तुम टेस्ट लिखोगे, और तुम्हारे लिए वर्क करेगा तो बना लेना अपने हिसाब से, या नहीं वर्क करेगा तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना कि पहले 1 घंटे में मुझे इतने करने हैं, ऐसे करके हो जाता है। और एक चीज़ और है कि इस स्ट्रेटेजी पे ना बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहना है जो तुम बना के जाओगे। अगर पेपर टफ आ गया, जैसे 2023 का पेपर बहुत टफ आ गया था, उसमें मेरे पहले घंटे में अराउंड 22 क्वेश्चन हुए थे, उसमें भी 6-7 मार्क फॉर रिव्यू में थे, वो मुझे कंफर्म नहीं थे। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, ये सोचना है कि अगर पेपर कुछ टफ आ गया तो मुझे अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल आया तो अपनी स्ट्रेटेजी बनी हुई है उसको लगा लेना। यार देखो टाइम का तो ऐसा है ना, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैसा सब्जेक्ट है जिसका रेलेवेंस उतना ज़्यादा नहीं है, उसके टाइम पे टेस्ट कर लो, इस टाइप का कुछ करके, मतलब टाइम तो निकालना पड़ेगा यार। ऐसा है देखो सबके पास 24 घंटे हैं सेम, और कंपटीशन जो तुम्हारा है उसके बाद भी 24 घंटे हैं सेम, और पेपर टाइम तो लेता ही है यार। पर कॉन्सेप्ट पे वो मत करना कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि देखो अगर तुमने कॉन्सेप्ट मिस कर दिए, तुमने समझना ही नहीं क्लास में, तुम करते रहे जो भी करते रहे, पीवाईक्यू करते रहे या जो भी करते रहे, और अगर अगले अटेम्प्ट की नौबत आ गई तो तुम फिर से क्लास करनी पड़ेगी, फिर से दिल्ली रहना पड़ेगा, फिर से कोचिंग वालों को पैसे देने पड़ेंगे, पूरा वो प्रोसीजर फिर से हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर टाइम कम है, ये सोच लेना कि यार आगे निकाल लेंगे, बहुत बड़ा जीवन है, अभी एज ही कितनी होगी, पर कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर टाइम निकल पा रहा है कॉन्सेप्ट के बाद, तभी ये सब करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, दिल्ली से निकलो भाई फटाफट, ये है प्लान मतलब। और है कुछ किसी का? हो गया? देखो ईएसी के पीवाईक्यू कर लोगे अगर ना, तो देखो ईएसी के पीवाईक्यू कर लोगे, अगर उसके बाद भी प्रीलिम्स में कोई थ्योरी आ रही है तो वो इररिलेवेंट थ्योरी है जो किसी से सॉल्व नहीं होगी। तो किसी से सॉल्व नहीं होगी तो उसका सेंस क्या है करने का? वो मैंने कॉलेज टाइम पे लगाए थे कॉलेज टाइम पे लगाए थे।
कॉलेज टाइम पे लगा, अभी कहाँ एसएससी जेई के लगाऊंगा यार, 2 महीने में गेट है, अभी कुछ नहीं करना है। वो तो तब है कि अगर तुम्हारा गेट हो गया उसके बाद तुम्हारा माध्यमिक रैंक तुम्हें इंप्रूव करनी है, अब मन हो रहा है तो कर सकते हो, वरना ये सब करने का कोई सेंस नहीं है। मतलब ये सब तभी होता है जब टाइम बहुत होता है तुम पे, वरना अपना जो स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया मैंने, पीवाईक्यू करो, 3 बार करो, टेस्ट लगाओ, उतना ही करना है हर सब्जेक्ट में, सेम करना है। और वो मान के चलना कुछ नोट्स में नहीं है, सेम ईएस प्री में भी है, मेंस में नहीं है, पर वो ईएस प्री और गेट में सेम है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, इरेलेवेंट है, आगे बढ़ जाओ, सीधी बात। क्योंकि सब लोग सेम ही नोट्स पढ़ के बैठेंगे। अब राम सर ने नहीं पढ़ाई कोई चीज़ सॉइल में है तो वो किसी को नहीं आती, सब सेम ही से तो पढ़ रहे हैं, तो उससे रैंक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ और किसी का कुछ, या करें कंक्लूड इसको? ठीक है फिर, मज़ा आ रहा है मुझे भी आता था भाई जब ऐसे सेशन होते थे ना। कंक्लूड ही करते हैं फिर यार। ठीक है फिर, थैंक यू सबको सुनने के लिए।